अस्सलामुअलैकुम। स्वामी तिलकराम भाटिया बहुत पुरस्कार था, लेकिन ख़तरनाक नहीं लगता था। ये ज़रूरी नहीं है कि जो पुरस्कार हों वो ख़तरनाक भी हों। शीतारा पहले खौफज़दा थी कि पता नहीं किस शख्स के करीब चली आई है। जो शख्स उसे नादीदा होने के बावजूद अपनी कार में महसूस कर रहा था, वो यकीनन बहुत पहुंचा हुआ था। उसे हमेशा के लिए ऊपर भी पहुंचा सकता था, लेकिन वो अपनी बातों से बहुत ही नरम दिल और बेज़रर लग रहा था। उसने शीतारा से कहा था कि उसे खौफज़दा नहीं होना चाहिए। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, उसे भी सुख ही मिलेगा। वो खामोश बैठी सोचती रही, कश्मकश में मुब्तला रही, लेकिन उसकी भारी भरकम शख्सियत से मुतासिर भी होती रही। स्वामी जी ने कहा, कब तक खामोश रहोगी? अगर तुम्हारे दिल में किसी किस्म का खौफ है तो कुछ ना बोलो, सिर्फ इतना बता दो कहाँ जाना चाहती हो, मैं वहाँ पहुँचा दूंगा। आखिर वो कार के अंदर नमूदार हो गई। स्वामी तिलकराम भाटिया के कदमों में झुक गई। स्वामी जी ने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दी। भगवान ने चाहा तो तुम तमाम मुसीबतों से निकल आओगी और एक नई जिंदगी गुजारोगी। उन्होंने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दी थी। उसे आशीर्वाद देकर फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो बोली, आपने कहा था कि मैं जहाँ जाना चाहती हूँ आप मुझे वहाँ पहुँचा देंगे। स्वामी जी, आप अंतर्ज्ञानी हैं, ये जान सकते हैं कि फ़िलहाल मेरी कोई मंजिल है ना ठिकाना। मैं जानता हूँ तुम दुश्मनों से छुपती रहती हो और ठिकाने बदलती रहती हो। इस बार भी कोई तुम्हारे बंगले में पहुँच गया था, तुम उससे बचने के लिए मेरे पास चली आई। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपकी पनाह में आ गई हूँ। मेरा दिल कहता है कि आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और पनाह भी मिलेगी। न्यूयॉर्क शहर से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर मैंने एक बहुत बड़ा आश्रम कायम किया है। वहाँ मेरे अकीदतमंद आते हैं। उनमें से जो मुसीबत में होते हैं, खाने पीने और रहने सहने के मामले में बेसहारा होते हैं, वो उस आश्रम में आकर हफ्तों और महीनों रहते हैं और अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। वो बोली, आश्रम में गरीब मोहताज और ज़रूरतमंद रहते हैं। आप जानते हैं कि मैं देवी के ऊंचे मुकाम पर रहती आई हूँ। तुम ऊंचे मुकाम पर सबसे बढ़तर रहने के लिए कई बरसों से जद्दोजहद करती आ रही हो। इस तवील जद्दोजहद में तुमने क्या पाया है? मैं आर्जी तौर पर कामयाबियां हासिल करती रही हूँ। मैंने बहुत कुछ पाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ हासिल करने के बाद खाली हाथ हूँ। खाली हाथ भी हो, बेसहारा भी हो, कहीं तुम्हारा ठिकाना नहीं है, और बेयारो मददगार भी हो, क्योंकि मेरे सिवा कोई तुम्हारा मददगार नहीं। वो खामोश रही। स्वामी जी ने कहा, तुम सोच रही हो कि सिर्फ मैं ही तुम्हारा मददगार नहीं हूँ। तुम मुझसे दूर जाकर भी किसी नई पनाहगाह में महफूज रह सकती हो। जैसा कि पहले भी तुम बार बार दुश्मनों से बचने के लिए आर्जी पनाह और तहफ़्फ़ुज़ हासिल करती रही हो। अब भी तुम जा सकती हो। मैंने तो पहले भी कहा था। मुझे बताओ, मैं तुम्हें कहाँ पहुंचा दूं? क्या किसी सड़क के किनारे कार से उतार दूं? वो हिचकिचाते हुए बोली, नहीं। मैं अपनी आदत से मजबूर होकर सोच रही थी कि मुझे हमेशा की तरह कहीं तनहा अपना ठिकाना बनाना चाहिए, लेकिन आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ये समझ सकते हैं कि मैं आपकी शख्सियत से मुतासिर हूँ। आपको आजमाना चाहती हूँ कि आपके चरणों में रहकर दूसरे गैर मामूली उलूम भी सीख सकती हूँ या नहीं। सीखने वाले सब सीख लेते हैं, लगन और हौसले की ज़रूरत होती है। मुझ में लगन और हौसला है। मैं आपके साय में रहूंगी, लेकिन आप बुरा ना माने, मैं मोहताजों की तरह आश्रम में नहीं रहूंगी। इसे आप मेरी फितरत समझ लें या कमज़ोरी। मैं अपनी ऊंची सतह से नीचे नहीं आना चाहती। मैं इसीलिए ऐसे दुश्मनों से कतरा रही हूँ। वो मुझे खुद से कमतर बनाना चाहती हैं। कोई ताकत के ज़रिए, कोई टेलीपैथी के ज़रिए और कोई चालबाजियों के ज़रिए मुझे अपनी ताबेदार, अपनी कनीज़ बनाकर रखना चाहता है। क्या मैं अपनी बरतरी कायम रखने के लिए जिद्दोजहद ना करूँ? तुम्हें अपनी इज्जत और मर्तबा कायम रखने के लिए जिद्दोजहद करने का हक है, लेकिन बरतरी हासिल करना दूसरी बात है। ऐसा करने के लिए दूसरों को अपने से कमतर बनाना पड़ता है। तुमने इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन पैदा किए हैं कि तुम उन्हें खुद से कमतर बनाना चाहती थी। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? तुम चाहो तो अपनी भक्ति और तपस्या से ऐसी महागनी बन सकती हो कि टेलीपैथी की दुनिया के सभी लोग तुम्हें फिर से देवी तस्लीम करने लगेंगे। वो उसकी गुफ्तगू और बोलने के अंदाज से मुतासिर हो रही थी। वह गर्ज उम्र रसीदा था, लेकिन एक बॉडी बिल्डर की तरह सेहतमंद था। उसके चेहरे और शख्सियत में मर्दाना कशिश थी। चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी अच्छी लग रही थी। वो सर झुकाकर गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन बोलते बोलते बेख्तियार नजरें उठाकर उसे देख लेती थी। स्वामी जी ने आश्रम के सामने कार रोकते हुए कहा, यह है मेरा आश्रम। यह 6 मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ है। मैं आश्रम में रहना नहीं चाहती थी और आप मुझे यहाँ ले आए हैं। तुम एक बार इसे अंदर से देख लो, फिर यहाँ से जाना नहीं चाहोगी। स्वामी तिलकराम भाटिया ने कार की खिड़की से हाथ बाहर निकालकर एक रिमोट कंट्रोलर का बटन दबाया। उसका रुख बड़े सियाहनी गेट की तरफ था। वो गेट का दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। स्वामी जी कार ड्राइव करते हुए अहाते के अंदर आ गए। वहाँ कोई दरबान या मुलाजिम नहीं था। उनके अंदर आने के बाद लोहे का गेट खुद ब खुद बंद हो गया। 6 मुरब्बा किलोमीटर के दरमियानी हिस्से में एक बहुत बड़ी इमारत थी। एक मंदिर था और दूर तक कई छोटे बड़े रिहायशी क्वार्टर बने हुए थे। बेशुमार मर्द और औरतें नजर आ रही थीं। बूढ़े और बच्चों की तादाद बराए नाम थी। औरतें गैरवे रंग की साड़ियाँ पहने हुए थीं और मर्द गैरवे रंग की धोतियाँ। उन सब ने स्वामी जी को देखकर झुक झुक कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर अपने अपने धर्म कर्म के कामों में मसरूफ हो गए। वह मखसूस अंदाज में इबादत कर रहे थे। योगा के जितने आसन होते हैं वो मुख्तलिफ आसन इख्तियार करके सांस रोककर ध्यान ज्ञान में महव रहते। इस तरह इबादत के साथ योगा की मशकें भी जारी रखते। स्वामी जी ने एक जगह कार रोक दी।
उस वसीयरीज आश्रम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए छोटी छोटी मोटर ट्रॉलियां थीं। उसने स्वामी जी के साथ एक मोटर ट्रॉली में बैठकर उस आश्रम को अंदर और बाहर से देखा। दिल में तस्लीम किया कि वो वहाँ कुछ अरसा रह सकती है। उसने कहा, स्वामी जी, मैं बड़े से बड़े दुश्मनों को जेर करती हूँ, लेकिन पारस और पोरस से खौफजदा रहती हूँ। अभी पोरस मेरी जान का दुश्मन बना हुआ था, मैं उसी से पीछा छुड़ाकर आपके पास आई हूँ। तुम नादीदा बनी हुई थी, फिर वह तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता था? तुम चाहती तो उसे नुकसान पहुंचा सकती थी, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। उसके पास एक ऐसी दवा है जिसके जरिए वो मेरी नादीदा बनाने वाली गोलियों के असर को ज़ायल कर देता है। मुझे डर है वो यहाँ भी ना पहुँच जाए। तुम इत्मीनान रखो, वो यहाँ कभी नहीं आ सकेगा। वो बहुत मक्कार है, उसके पास भी ऐसी गोलियाँ हैं, वो नादीदा बनकर आ सकते हैं। तुम भी नादीदा बनकर आई थी, लेकिन मेरे ज्ञान से छुप ना सकी, वो भी मेरी नज़रों से छुप नहीं सकेगा। तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। मैं मानती हूँ वो आश्रम के हाथे में आपकी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकेगा, लेकिन वह हाथे के बाहर से दवा स्प्रे करेगा तो वह हवा में तहलील होकर यहाँ तक आएगी और मेरी गोलियां और कैप्सूल नाकार हो जाएंगे। नाहक परेशान हो रही हो। मेरा आश्रम 6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तुम आश्रम के दरमियानी हिस्से में रहा करोगी तो उसकी स्प्रे की हुई दवा तुम्हारी गोलियों और कैप्सूलों तक नहीं पहुंच सकेगी। आपके समझाने से मुझे बड़ा हौसला मिल रहा है। स्वामी जी ने मजीद समझाते हुए कहा, इंसान समुंदर की गहराइयों में, ज़मीन की तह दर तह में और खला की वसतों में पहुंच जाता है। इंसान बड़ा ज़िद्दी है, उसे जहाँ जाने से रोका जाए वो ज़रूर वहाँ पहुँच जाता है। पारस और पोरस भी ज़रूर यहाँ आने की कोशिशें करेंगे, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी हिफाजत की ज़मानत देता हूँ। इसके लिए शर्त है कि मेरी एक हदायत पर अमल करो। कभी अपने मुखालफिन को ये मालूम ना होने दो कि तुम इस आश्रम में हो। वो पहले भी गोशे गुमनामी में रह चुकी थी। इस आश्रम में रूपोश रहकर अपने मुखालफिन से निमट सकती थी। पारस और पोरस उसकी तलाश में भटकते रहते, लेकिन उसकी परछाई तक भी नहीं पहुंच सकते थे। आश्रम के एक हिस्से की तामीर जदीद तर्ज पर की गई थी। किसी शाही महल की तरह वहाँ आराम व आसाइश का तमाम सामान था। स्वामी जी ने कहा, मैं यहाँ रहता हूँ। अपनी ऊंची हैसियत कायम रखने के लिए तुम भी यहाँ रह सकती हो। यहाँ रहकर तुम बड़े बड़े लॉर्ड्स और शाहों के महलों को भूल जाओगी। वो खुश होकर बोली, ये जगह मेरे मजाज के मुताबिक है। अगर यहाँ महफूज रही तो यहीं सारी उम्र गुजारूंगी। तुमने इस आश्रम में बहुत कुछ देखा है और आइंदा भी बहुत कुछ देखती रहोगी। मेरे साथ आओ, अब मैं तुम्हें अपनी दादी माँ से मिलाऊंगा। वो दोनों उस महल के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए एक कॉरिडोर में आए। वहाँ एक लिफ्ट थी। इस आश्रम की इमारत के नीचे एक बहुत वसी और ईज़ तहखाना था, जहाँ लिफ्ट के जरिए पहुँचा जाता था। वो दोनों लिफ्ट के अंदर आए। स्वामी जी ने कहा, इस तहखाने में मेरे अलावा 2 दासियाँ दादी माँ की खिदमत के लिए जाती हैं, कोई और वहाँ नहीं जा सकता। वो तहखाने में पहुँच गए। वहाँ खासी रोशनी और एयर कंडीशनर की ठंडक थी। कुछ फासले पर एक बड़ा सा कमरा था जिसकी 4 दीवारी शीशे की थी। इस कमरे के वस्त में एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ था। इस चबूतरे पर एक निहायत बूढ़ी औरत पालती मारे इबादत करने के अंदाज में बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं। दूर से यूं मालूम हो रहा था कि वो सांस भी नहीं ले रही। जिस चबूतरे पर वो बैठी हुई थी उसके आसपास फर्श पर सांप और बिच्छू रेंग रहे थे। शीतारा हैरानी से दीदे फाड़ फाड़ कर देख रही थी। बेशुमार जहरीले सांप और बिच्छू थे, मगर वो उस बूढ़ी औरत को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। शीतारा सहमी हुई कभी इन मूजी जानवरों को और कभी बूढ़ी औरत को देख रही थी। उस बूढ़ी के चेहरे और जिस्म की जिल्द ऐसी फटी हुई थी जैसे दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं। स्वामी जी ने कहा, मेरी दादी माँ की उम्र 150 बरस है। इस वक्त ये आधी जिंदा और आधी मुर्दा। ये आधी जिंदा और मुर्दा कैसे हैं? मेरी दादी माँ आत्मा शक्ति की इंतहा को पहुंची हुई हैं। ये जब चाहती हैं इनकी रूह इनके जिस्म से निकलकर खुली फिजा में परवास करती है। वो जहाँ चाहती हैं अपनी रूह को वहाँ पहुँचा देती हैं। क्या इस वक्त इनकी आत्मा इनके जिस्म में नहीं है? हाँ, इनके जिस्म में अभी रूह नहीं है, फिर भी आधी जिंदा है। जब रूह वापस इनके अंदर आएगी तो ये आंखें खोलेंगी, फिर मुझसे यानी अपने पोते से बातें करेंगी। इनकी आत्मा इनके अंदर कब आएगी मैं नहीं जानता। जब ये पूरी तरह जिंदा हो जाएंगी तो मैं जहाँ भी रहूँगा वहाँ ये मेरे दिमाग में आ जाएंगी। हे भगवान, आपकी दादी माँ कितनी ज़बरदस्त आत्मा शक्ति हासिल कर चुकी हैं। जिंदगी और मौत को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। जब चाहती हैं मुर्दा बनकर अपनी रूह को दुनिया के किसी भी हिस्से में भेज देती हैं, और जब चाहती हैं रूह को वापस बुलाकर जिंदा हो जाती हैं। कभी मुझे भी आत्मा शक्ति हासिल थी, क्या मैं ये सलाहियत दोबारा हासिल नहीं कर सकती? ये गैर मामूली सलाहियत और कुव्वत दिन रात की भक्ति और ध्यान ज्ञान से हासिल होती है। आओ हम ऊपर आश्रम में चलें। शीतारा ने वापस जाते हुए शीशे के कमरे में उस बूढ़ी औरत को देखा, फिर लिफ्ट में आकर ऊपर जाते हुए सोचने लगी कि वो फिर तहखाने में आएगी और किसी भी तरह उससे इंतहाई आत्मा शक्ति हासिल करेगी। स्टोन हार्ट बड़ी उम्दा प्लानिंग के साथ ईरान आया था। वो सोनिया को पहले तेहरान से निकालना चाहता था। उसने सोचा था कि वह ईरान के किसी दूसरे शहर में रहकर तकरीबकारी करेगा और वहाँ दहशत फैलाएगा। इन हालात में सोनिया उसकी सरकोबी के लिए तेहरान से निकलकर उस शहर में आएगी तो उसे वहाँ पहचानना और पहचानते ही गोली मार देना कुछ मुश्किल ना होगा। फिर ईरान से तो क्या, वो दुनिया से ही उठ जाएगी। यूं मनसूबे बनाते वक्त ऐसी उम्मीदें और खुशियाँ पैदा होती हैं जैसे वो मनसूबे झूम के तू पूरे हो जाएंगे। रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं होगी
और दूसरा कोई मसला पैदा नहीं होगा। लेकिन ये उसकी बदनसीबी थी कि ऐसे वक्त मैंने भी ईरान का रुख किया था। सोनिया अपनी बेटी आला बीबी सानी के पास बाबा साहब के दायरे में वापस आना चाहती थी। उसकी जगह लेने के लिए उसी तैयारे में मैं ईरान पहुंच रहा था, जिसमें स्टोन हार्ट और शीरी सफ़र कर रहे थे। मैं वसीज़ राय का मालिक था। मुझे अपने और पराये के बारे में पल पल की खबरें मिलती रहती थीं, लेकिन मैं अपने बारे में इस हकीकत से बेखबर था कि वो हमजाद मेरे खिलाफ कैसी चालें चल रही है। जैसा कि हमजाद के बारे में कहा जाता है, सुना जाता है और पढ़ा जाता है कि जिसका हमजाद होता है उसी के साथ रहता है, क्योंकि वो उस हस्ती का दूसरा रूप होता है। हस्ती नेगेटिव हो तो हमजाद पॉजिटिव होता है, हस्ती बुज़दिल हो तो हमजाद दिलेर होता है। हस्ती और हमजाद के मस्बत और मनफी होने से हर शख्स की एक मुकम्मल शख्सियत बनती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव के दो मुख्तलिफ तारों के मिलने से रोशनी पैदा होती है। हमजाद के मुतल्लिक जिस हद तक मेरी मालूमात थी, शीरी की हमजाद उससे मुख्तलिफ थी। हमारा हमजाद सिर्फ हमारे अंदर बोल सकता है, लेकिन शीरी की हमजाद स्टोन हार्ट के दिमाग में जाकर बोल रही थी, और उसका यह दावा था कि वो योगा जाने वालों के दिमाग में भी पहुंच सकती है। चूंकि अभी मैं उस हमजाद की हरकतों से बेखबर था, इसलिए दास्तान का सिलसिला हमजाद और स्टोन हार्ट से शुरू करता हूँ। जब स्टोन हार्ट कोच में सफ़र कर रहा था और मेरे शीरी बनकर फ़ोन करने के बायस परेशान हो रहा था, तब उस हमजाद ने उसके दिमाग में आकर यह इंकशाफ किया कि शीरी के साथ घर जाने वाला फरहाद अली तैमूर है, और एयरपोर्ट पर उसकी मुलाकात जिस औरत से हुई थी वो सोनिया है। उसने मजीद कहा, वापसी का रास्ता नहीं है। सोनिया के तमाम मातियत और ईरानी खुफिया एजेंसी वाले मुख्तलिफ बहरूप में तुम्हारे आसपास हैं। वो तुम्हें नज़रों से ओझल नहीं होने देंगे। तुम किसी भी खुफिया पनाहगाह में चले जाओ, उनसे छुप नहीं सकोगे। वो पहले ही खासा परेशान था, और अब वो हमजाद इस बात की तस्दीक कर रही थी कि सोनिया ने उसे हर तरफ से दलदल में धंसा दिया है, और अब वो उसकी मातियतों से और खुफिया एजेंसी वालों से मुंह नहीं छुपा सकेगा। हमजाद ने कहा, मैं तुम्हें इस तरह छुपाऊंगी कि कोई दुश्मन तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। सोनिया और फरहाद की जहानत और मकारियां धरी की धरी रह जाएंगी। वो गिड़गिड़ा कर हमजाद से मदद मांगने लगा। दोस्ती की पेशकश करते हुए बोला, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हमेशा तुम्हारे किसी काम आने की कोशिश करता रहूंगा। मैं तुम्हारी या किसी की मोहताज नहीं हूं कि कोई मेरे काम आए। मैं तुम्हारे जैसे टेलीपैथी जानने वालों और योगा में महारत रखने वालों से जब चाहती हूँ अपना काम निकाल लेती हूँ। तुम मुझे इस मुसीबत से कैसे निकालोगी? क्या मेरी निगरानी करने वाले मेरे आगे पीछे सफ़र कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारी इस कोच में पीछे एक मुसाफिर बैठा तुम्हारी निगरानी कर है। इस कोच के आगे पीछे एक जीप और वैगन कार है, और चूंकि तुम इस्फहान की तरफ जा रहे हो, इसलिए रास्ते के तमाम छोटे बड़े शहरों में खुफिया एजेंसी वालों को तुम्हारे बारे में मालूमात पहुंचा दी गई हैं। ओ गॉड, मैं तो उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो सकूंगा। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें छुपा सकती हूँ, उनकी नज़रों से ओझल करा सकती हूँ। वह तुम्हें ढूंढते ही रह जाएंगे। प्लीज़ ऐसा करो, जल्दी करो। मैं खुद को बहुत चालबाज समझता हूँ। देखना चाहता हूँ तुम कितनी चालबाज हो। मुझे किस तरह दुश्मनों से निजात दिलाओगी। इसमें शुबा नहीं कि तुम चालबाज हो, लेकिन सोनिया और फरहाद के नाम से बौखला गए, वरना ज़रा सी अकल इस्तेमाल करके यहाँ से निकल सकते हो और बाहर रात की तारीकी में गुम हो सकते हो। वह चंद लम्हों तक सोचने के बाद बोला, लेकिन इस कोच में जो निगरानी करने वाला है वो भी मेरे पीछे आएगा। उसे आने दो, मैं उससे निमट लूँगी। तुम उठो और तेज़ी से चलते हुए दरवाजे के पास जाओ। कोच की रफ्तार सुस्त होते ही बाहर छलांग लगा दो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उसने फ़ौरन अटैची उठाई, तेज़ी से चलते हुए दरवाजे के पास आया। हमजाद ने ड्राइवर के दिमाग पर कब्जा जमाकर कोच की रफ्तार सुस्त करा दी। स्टोन हार्ट ने बाहर छलांग लगा दी। जो शख्स उसकी निगरानी कर रहा था वो अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा। हमजाद ने ड्राइवर के जरिए एक झटके से कोच को आगे बढ़ा दिया। वो कोच तेज़ी से आगे बढ़ी तो निगरानी करने वाला औंधे मुँह गिर पड़ा। उसके साथ ही दूसरी गाड़ी में आगे पीछे आ रहे थे। उसने गिरते ही ख्याल खुआनी के जरिए उनसे कहा, स्टोन हार्ट ने कोच से बाहर छलांग लगा दिया। अपनी गाड़ियाँ रोक कर देखो वो कहाँ जा रहा है। आगे पीछे आने वाली गाड़ियाँ रुक गईं। सोनिया के मातियत और खुफिया एजेंसी वाले छलांग लगाकर अपनी गाड़ियों से बाहर आए। फिर कई टॉर्चों की रोशनी अंधेरे को दूर करती हुई इधर से उधर भटकने लगी। वो सब फरार होने वाले को तलाश करने लगे, मुख्तलिफ सिमतों में दौड़ने लगे। दूर तक घने दरख्त और झाड़ियाँ थीं। कहीं कहीं छोटे बड़े मकानात भी नजर आ रहे थे। वहाँ कोई छोटी सी बस्ती थी। उनकी भागदौड़ से बस्ती के लोग जा रहे थे। वहाँ के घर और गलियाँ रोशन हो रही थीं। तलाश करने वालों ने इस बस्ती को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन स्टोन हार्ट को चालबाजी के मौके मिल रहे थे। वो बस्ती की तरफ नहीं, वीराने की तरफ चला गया। सोनिया के एक मातियत ने मेरे दिमाग पर दस्तक दी, फिर मुझे बताया कि स्टोन हार्ट किस तरह फरार हो गया। मैंने ख्याल खोने के जरिए सोनिया से पूछा, क्या स्टोन हार्ट के बारे में तुम्हें इतला मिल गई है? हाँ, अभी मालूम हुआ है। वो अपनी चाल चल गया है। हम चाहते थे वो नज़रों से ओझल ना होने पाए, लेकिन अब शायद वो कामयाब हो सकता है। मैंने कहा, अभी उसे तलाश किया जा रहा है, देखते हैं क्या नतीजा सामने आता है। क्या तुम शीरी के पास हो? हाँ, यहाँ आराम और सुकून है। सोच रहा था सुबह तक सोता रहूँगा, लेकिन अब तो नींद उड़ चुकी है। स्टोन हार्ट ने नींद उड़ाई है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि वो अच्छा खासा चालबाज है। पहले उसने डबल पासपोर्ट रखकर एयरपोर्ट पर हमें बड़ी कामयाबी से धोखा दिया।
इसके बावजूद नज़रों में आ गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हर तरफ से निगरानी होती रहेगी और वो फिर भी फरार हो जाएगा। अब पता नहीं कब तक जागना होगा। क्या मेरे पास आओगी? मैं तो आना चाहती हूँ। हम बहुत दिनों तक एक दूसरे से जुदा रहे हैं, इसके बावजूद नहीं मिल सकते। दुश्मन इसी ताक में रहते हैं कि हम कहीं यकजा हों और वो हम पर ज़बरदस्त हमला करें। अच्छी बात है कि तुम मोहतात हो, लेकिन यहाँ किसी किस्म का अंदेशा नहीं है। मकान के तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और शीनी तो बिल्कुल ही मासूम और बेज़रर है। जहाँ तक मैंने शीनी की स्टडी की है, वो बेशक मासूम और बेज़रर है, लेकिन एक अजूबा लगती है। लेकिन उसकी हमजाद वाली बात मुझे उलझा देती है। हाँ, मैंने उसे त्यारे में स्टोन हार्ट के साथ शतरंज खेलते देखा था। वो बिल्कुल अनाड़ी है, लेकिन उसकी हमजाद ऐसी रहनुमाई कर रही थी कि वह अनाड़ी होने के बावजूद जीत गई। मुझे हैरानी इस बात पर है कि हमजाद उसके दिमाग में ऐसे बोलती है जैसे कोई टेलीपैथी जानने वाली बोल रही हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि शीरी की कोई हमजाद ना हो, वो कोई नामालूम टेलीपैथी जानने वाली हो? सोनिया की इस बात से मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। मैंने इस पहलू पर गौर नहीं किया था कि खुद को हमजाद कहने वाली कोई टेलीपैथी जानने वाली भी हो सकती है। मैंने सोनिया से कहा, तुम्हारी इस बात ने मुझे चौंका दिया है। अगर वो हमजाद नहीं कोई और है तो उसने हमजाद बनकर शीरीन को मशवरा क्यों दिया कि वो मेरी बेटी बन जाए और मुझे अपने साथ घर ले जाए? और तुम उसके घर में हो, मेरे प्यारे फरहाद अली तैमूर। तुम बहुत अरसे के बाद एक नामालूम हस्ती से धोखा खा गए हो। वह मकान तो शीरी का है, मगर तुम दुश्मन की छत के नीचे चार दीवारी में कैद हो। अगर मैं वाकई किसी साजिश का शिकार हो रहा हूँ तो मुझे यहाँ से किसी दूसरी जगह चला जाना चाहिए। अगर यहाँ से जाते वक्त कोई रुकावट पेश आएगी तो इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि मुझे ट्रैप किया गया है। हाँ, इस तरह हमजाद की असलियत भी मालूम हो जाएगी। लेकिन अभी वहाँ से ना निकलो, मेरा इंतज़ार करो। मैं अपने मातियतों के साथ तकरीबन आधे घंटे में शीनी के मकान के करीब आ रही हूँ। मैं सोनिया के दिमाग से वापस आ गया। मैं जिस बेडरूम में था वो बहुत आरामदेह था। वहाँ मेरी ज़रूरियात का तमाम सामान मुहैया किया गया था, शायद मौत का सामान भी किया गया हो। मैंने शीनी के दिमाग में झांक कर देखा। वो गहरी नींद में थी, एक नादान बच्ची की तरह दुनिया की तमाम फिक्रों और परेशानियों से बेनियाज होकर सो रही थी। वो हसीन थी, भरपूर जवान थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि जवानी किस तरह गुजारी जाती है। ये भी नहीं जानती थी कि ज़िंदगी गुजारने की जिम्मेदारियां किस तरह निभाई जाती हैं। वो दोस्ती और दुश्मनी को भी नहीं समझती थी। जब कोई दोस्ती करे तो दुश्मन बन जाती थी, और कोई दुश्मनी करे तो उसकी समझ में नहीं आता था कि कोई उसका बुरा क्यों चाहता है। वो किसी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना भी नहीं जानती थी। उसके वालिदैन उसे बचपन से अक्ल की बातें सिखाने की कोशिशें करते रहे और उसे गलत किस्म के लोगों से महफूज रखने की तदाबीर पर अमल करते रहे। उसके लिए जनाना और मर्दाना बॉडीगार्ड रखे गए। वो जहाँ रहती थी उस बंगले को उन्होंने एक मजबूत किला बना दिया। वो जहाँ जाती थी 2 बॉडीगार्ड हमेशा उसकी लालमी में उसके आगे पीछे रहते। जब वो जवान हुई तो उसके वालिदैन ने हैरानी से देखा शीरीन कभी कभी दानाई की बातें करने लगी थी और ऐसे मुश्किल और उलझे हुए काम करने लगी कि सिर्फ उसके वालिदैन ही नहीं, दूसरे रिश्तेदार भी उसकी दानाई पर हैरान रह जाते। उसे पूछा गया कि वो फ़हम और फरासत की बातें कैसे करने लगी है। जो बातें दूसरों के लिए मुअम्मा होती हैं वो उसे कैसे हल कर देती है। उसने जवाब दिया कि उसकी हमजाद उसके पास आकर उसे अकल सिखाती है। किसी को हमजाद वाली बात पर यकीन आया। सभी मुतफ़िक़ा तौर पर समझने लगे कि वो किसी आसिफ के साय में आ गई है या कोई जिन उस पर आशिक हो गया है। ये तशवीश की बात थी कि वो कभी नादान बन जाती थी, कभी बेहद दानाई का सबूत देती थी। अब ख्वाह उस पर कोई जिन आशिक हो गया हो या उसकी हमजाद उसे दानाई सिखा रही हो। इसका एक पहलू वालिदैन के लिए इत्मीनान बख्श था कि उनकी इकलौती दौलतमंद बेटी समझदार हो गई है। अब कोई अपना या पराया उसे फ़रेब देकर उसकी दौलत पर कब्जा नहीं जमा सकेगा। कोई उसे जिस्मानी तौर पर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वालिदैन ने आजमाइश के तौर पर उसे उस बंगले में तनहा छोड़ दिया। उसे तनहा घूमने फिरने की आज़ादी दे दी। बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया कि वो उसकी लालमी में उसके मुहाफिज बनकर रहा करें। उसके वालिदैन उससे दूर शहर के दूसरे इलाकों में रिहाइश पजीर थे और ये देखकर मुतमईन और खुश थे कि उनकी बेटी तनहा रहकर बड़े एतमाद से ज़िंदगी गुजारी है। उन्होंने तस्लीम कर लिया कि वाकई उसकी हमजाद पैदा हो गई है और वह शीनी की हिफाजत और रहनुमाई कर रही है। मैं ख्वाबीदा शीनी के ख्यालात पढ़ रहा था। पहले मैंने उसके वालिदैन की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। अब सोचा कि उनके मुतालिक भी थोड़ी बहुत मालूमात हासिल की जाए। मैंने शीनी के जहन में उसके बाप का नाम, पता और फ़ोन नंबर मालूम किया। फिर रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। उसके बाप का नाम आगा ताबिश अली था। तेहरान के बड़े बड़े ताजरों में उसका शुमार होता। वो इस वक्त गहरी नींद सो रहा था। फ़ोन की मुसलसल घंटी ने उसे जागने पर मजबूर कर दिया। उसने नींद भरी आंखों से टेलीफोन को देखा, फिर रिसीवर उठाकर इसे कान से लगाकर बोला, कौन हो? खुदा के बंदे, रात को तो आराम से सोने दो। मैंने कहा, मुझे अफसोस है आपकी नींद खराब की। मैं समझ रहा था आप रात को जागने वालों की नस्ल से हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ? मैं रिसीवर रखकर उसके दिमाग में पहुंच गया। वह रिसीवर कान से लगाई हेलो हेलो कह रहा था, फिर उसे क्रैडल पर रखकर बोला, मुझे रात को जागने वालों की नस्ल से कह रहा था, क्या मैं उल्लू हूँ? मैं उसके ख्यालात पढ़ने लगा। वो इस कदर दौलतमंद ताजिर था कि बैरूनी ममालिक के बैंकों में भी उसकी दौलत जमा रहती थी और वो गैर मुल्की करेंसी में अपनी हुकूमत को भी कर्जे दिया करता।
वहाँ के हुकाम उसकी बहुत इज्जत करते थे। हुकूमत के मालियाती अमूर के सिलसिले में जितने इजलास होते थे उनमें आगा ताबिश अली शरीक होता था। उसके ख्यालात से पता चला कि वो बिजनेस के अलावा सियासत में भी दिलचस्पी लेता है। जब शीनी जवान नहीं हुई थी और हमजाद वाली कोई बात सामने नहीं आई थी, तब एक अमरीकी एजेंट ने आगा ताबिश अली से मुलाकात की थी। वो कारोबार के सिलसिले में यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में जाया करता था। उस अमरीकी एजेंट से पेरिस में मुलाकात हुई थी। वो एक मुहब्बे वतन ईरानी था। किसी अमरीकी से मिलना तो क्या, फ़ोन पर उसे बात करना भी गवारा नहीं करता था। लेकिन वो समझ नहीं पाया कि अमरीकियों से नफरत करने के बावजूद उससे मुलाकात करने पर राज़ी कैसे हो गया। एक 5 स्टार होटल के लाउंज में एक कद्दे-आवर सेहतमंद शख्स से उसका सामना हुआ। उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी दाढ़ी थी, आंखें बड़ी बड़ी और नज़रें ऐसी गहरी थी कि सीधी दिल में उतरती थीं। आगा ताबिश अली ने उससे नज़रें मिलाई तो फिर नज़रें हटा ना सका। उसकी आंखों से जैसे चिपक कर रह गया। वैसी पूरे सर शख्सियत का मालिक था कि आगा ताबिश अली उस वक्त अपनी शख्सियत को भूल गया। वो अपनी भारी भरकम आवाज़ में बोला, मिस्टर आगा, तुम मुझसे मुलाकात नहीं करना चाहते थे? हाँ, मुझे अमरीकियों की सूरत से नफरत है। मैंने फ़ोन पर कहा था मैं अमरीका में रहता हूँ, लेकिन अमरीकी नहीं हूँ। मैं एक आदर्श हिंदुस्तानी हूँ। क्या मुझसे मिलकर खुशी नहीं हो रही है? आगा सहरज़दा हो गया। मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हो रही है। वो मुसाफिर करते हुए भारी भरकम आवाज़ में बोला, तुम आइंदा भी खुश होते रहोगे। स्वामी तिलकराम भाटिया से मिलने के बाद कोई मायूस नहीं होता। मुझसे मिलने वाला और मेरी बातें मानने वाला हमेशा खुश रहता है और मुखालफत करने वाला नर्क में पहुंच जाता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने सोफ़ों पर बैठ गए। आगा ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ तुम्हारा भला करूँ और तुम मेरा भला करते रहो। ये भलाई किस नौयत की होगी? तुम्हारी एक बहुत ही खूबसूरत सी इकलौती बेटी है। वो बहुत नादान है, दिमागी तौर पर कमज़ोर है, दुनियादारी को समझती नहीं है। जब तुम ईरान और दूसरे मुल्कों के बैंकों में लाखों करोड़ों डॉलर छोड़कर मरोगे तो उस नादान बेटी को तुम्हारे अपने पराए लूट लेंगे। उसे अच्छी तरह लूट कर फुटपाथ की भिखारन बना देंगे। हाँ, मैं अपनी अजीज़ अज़ जान बेटी के लिए बहुत फ़िक्रमंद रहता हूँ। मेरे अपने ही लालची रिश्तेदार मेरे बाद उसे तबाह कर देंगे। मैं तुम्हारी ये फ़िक्र दूर कर सकता हूँ, तुम्हारी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता हूँ। ऐसा मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ कि उसे सारी उम्र कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। उसने बेयकीनी से पूछा, क्या यह मुमकिन है? स्वामी तिलकराम भाटिया के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं होती। मैं पलक झपकते ही उसे इस कदर ज़हीन बना दूंगा कि उसकी जहानत को देखकर सब हैरान रह जाएंगे। उस ज़हीन लड़की को फिर कोई धोखा देने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। ताज्जुब है, तुम मेरी बेटी को ज़हीन कैसे बनाओगे? जहानत तो खुदावंद करीम का एक बहुत बड़ा अतिया है। कोई बंदा किसी को ज़हीन नहीं बना सकता, ये नामुमकिन है। मैं कह चुका हूँ कि नामुमकिन को मुमकिन बना दिया करता हूँ। तुम यहाँ से ईरान वापस जाओगे तो अपनी नादान बेटी की जहानत देखकर मुझे देवता तस्लीम करोगे। अभी तो यकीन नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हारी बात अगर सच हो जाएगी तो मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि मैं कितना दौलतमंद हूँ। मैं तुम्हारी बेटी को तमाम उम्र के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करूँगा। तुम तमाम उम्र मेरे लिए काम करोगे। मेरी बेटी तमाम उम्र महफूज और खुशहाल रहेगी। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। कुछ मालूम तो हो मुझे क्या करना है? बहुत मामूली सा काम है। हुकूमत ईरान के जो खुफिया मालियाती अमूर हैं तुम उनके बारे में मुझे बताते रहोगे और मैं जैसा कहूँगा तुम उन पर अमल करते हुए ईरान को माली तौर पर कमज़ोर करते रहोगे। अभी तुम कह रहे थे अमरीकी नहीं हो, एक आदर्श हिंदुस्तानी हो। क्या यही तुम्हारे आदर्श हैं? मैं अमरीका में रहता हूँ। अमरीका से वफादारी जुर्म नहीं है, लेकिन मुझ जैसों को अपने वतन से गद्दारी पर मायल करना जुर्म है। मैं तुम्हें गद्दारी पर मायल नहीं कर रहा हूँ। ईरान तुम्हारा मुल्क है। तुम हमारी मदद से अपनी पसंद की एक नई हुकूमत कायम कर सकते हो। मौजूदा हुक्मरान कट्टर मजहबी हैं, उन्हें इक़्तिदार से हटाना गद्दारी नहीं है। यह साइंसी दौर है और वह अपने मजहबी कवानीन में लचक पैदा नहीं करते हैं। तुम हमारे ताउन से उन्हें कमज़ोर बनाओगे और एक नई हुकूमत कायम करोगे तो अपनी ईरानी कौम पर बहुत बड़ा एहसान करोगे। तुम गद्दार वतन नहीं, सही मायनों में मुहिब वतन कहलाओगे। मुझे अपने मौजूदा हुक्मरानों से मोहब्बत है। वो दीन के मामलात में सच्चे और खरे हैं। प्लीज़ उन्हें इक़्तिदार से हटाने की बात ना करो। स्वामी जी के तेवर बदल गए। उसने कहा, तुम वही करोगे जो मैं कह रहा हूँ। क्या तुम मेरी आंखों से अपनी इकलौती बेटी की तबाही देख सकोगे? प्लीज़ ऐसा ना कहो। वो हर रोज़ एक नई मुसीबत में मुब्तला होकर तड़प तड़प कर कभी मरती रहेगी, कभी जीती रहेगी। खुदा के वास्ते हमारे दरमियान उस मासूम को ना लाओ। बेहतर है ईरान वापस जाओ और अपनी बेटी के मर मर कर जीने का तमाशा देखो। शीनी उसकी एक ही बेटी थी, उसकी जान थी। उसके लिए वो अपनी जान दे सकता था, अपनी सारी दौलत और सारी दुनिया लुटा सकता था, लेकिन उसे दम तोड़ते या किसी अजाब में मुब्तला होते नहीं देख सकता था। वह मिन्नतें करने लगा कि उसके मुल्क ईरान के खिलाफ कोई सौदा ना किया जाए। लेकिन स्वामी तिलकराम भाटिया ने कहा, हमारे दरमियान इसी बुनियाद पर सौदा होगा। तुम्हारे लिए बेटियां अहम है, हमारे लिए हुकूमत ईरान में तब्दीलियां लाना बहुत अहम है।
हाँ या ना में जवाब दो, मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। आगा ताबिश अली बहुत मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक था। वो कभी अपने वतन के खिलाफ कोई काम न करता, लेकिन स्वामी तिलक राम भाटिया टेलीपैथी के जरिए भी उसके मजबूत दिमागी फैसले को कमज़ोर बनाता जा रहा था। फिर वो अपने इख्तियार में नहीं रहा, मजबूर होकर बोला, ठीक है, मैं ईरान जाकर देखूंगा। अगर तुम अपने दावे के मुताबिक मेरी बेटी को हैरत अंगेज़ तौर पर ज़हीन बना दोगे तो मैं तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक अमल करूंगा। उसे यकीन नहीं था कि जो बच्ची पैदाइशी तौर पर दिमागी कमज़ोरी का मुजाहरा करती रही है वो अचानक अपनी जहानत का मुजाहरा करने लगेगी। लेकिन जब वो तेहरान पहुंचा तो बेटी को देखकर हैरान रह गया। उसने बड़े सलीके से लिबास पहना हुआ था और बड़े सलीके से गुफ्तगू कर रही थी। एयरपोर्ट से घर तक खुद कार ड्राइव कर रही थी, अपने बाप के उलझे हुए सवालों के जवाब दे रही थी। उसकी माँ हैरानी से आगा ताबिश अली को बता रही थी कि वो पिछली रात से अपनी मर्जी के मुताबिक घर की सेटिंग बदलती रही थी। उसने घर की आराइश और ज़ेबाइश में जो तब्दीलियाँ की थी उसके नतीजे में घर बिल्कुल नया और शानदार दिखाई दे रहा था। आगा उसे अपने दफ्तर ले गया, फिर बोला, क्या तुम अकाउंट सेक्शन के तमाम हिसाबात चेक कर सकती हो? वो अकाउंट सेक्शन में चली गई, वहाँ शाम तक मसरूफ़ रही। वहाँ उसने 2-4 ऐसी गलतियाँ पॉइंट आउट की कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसकी तारीफ़ की और कहा, मैं ज़िंदगी में पहली बार इतनी कमसिन लड़की को हिसाब किताब में इस कदर माहिर देख रहा हूँ। इसने मुझ जैसे माहिर की गलतियों की निशानदेही की है। शीनी को तरह तरह आजमाने के बाद उसकी जहानत में किसी किस्म का शुबा नहीं रहा। आगा उसे एक कमरे में लाया, फिर दरवाजे को अंदर से बंद करके बोला, बेटी, मैं तुम्हारी जहानत पर हैरान हूँ। ऐसे तो करामात हुआ करती हैं, जबकि करामात अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होती हैं। अगर ऐसी अजीबोगरीब बात सामने आए तो इसके पीछे शैतानी इरादों का शुबा होता है। आप शुबा क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए कि मैं अचानक ज़हीन कैसे हो गई हूँ? हाँ बेटी, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम पर जादू किया गया है। ना ये करामत है और ना जादू है। दरअसल मेरे अंदर मेरी हमजाद पैदा हो गई है। उसने हैरानी से पूछा, हमजाद? हाँ, कल शाम से वो अचानक मेरे अंदर आ गई है। अब मेरे साथ रहती है। मैं कोई गलती करने लगती हूँ तो वो समझाती है, नादानी करती हूँ तो दानाई सिखाती है। हम बुज़ुर्गों से हमजाद के बारे में बहुत कुछ सुनते आए हैं, लेकिन हमारे हमजाद ने किसी मामले में कभी रहनुमाई नहीं की। इसलिए कि आप दानिशमंद हैं, आपको रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत से लोग दानिशमंद नहीं होते, फिर उन नादानों के हमजाद उनकी रहनुमाई क्यों नहीं करते? ये तो मुकद्दर की बात है। आपकी तरह दूसरे कई ताजिर हैं, लेकिन वो आपकी तरह अरूज पर नहीं है। किसी को अरूज मिलता है, किसी को जवाल। पहले मेरे मुकद्दर में जवाल था, अब अरूज है। माशाल्लाह, वाकई जहानत से भरपूर बातें कर रही हो। लेकिन एक शुबा सा होता है। कैसा शुबा बाबा जानी? तुम कहती हो कि हमजाद तुम्हारे अंदर आकर तुम्हें समझाती और सिखाती है। इस तरह तो टेलीपैथी जानने वाले भी दिमाग में आकर बोलते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक अमल कराते हैं। ठहरिए बाबा जानी, मेरी हमजाद मुझसे कुछ कह रही है। वो चंद लम्हों तक खामोश रही, फिर बोली, बाबा जानी, टेलीपैथी जानने वाले अपनी मर्जी से किसी के दिमाग में आते जाते हैं। अगर आप किसी टेलीपैथी जानने वाले को अपने दिमाग में बुलाना चाहें तो नहीं बुला सकेंगे, क्योंकि बुलाने के लिए इस इल्म का जानना ज़रूरी है। वो बाप की तरफ झुककर बोली, आप जानते हैं, मैं टेलीपैथी नहीं जानती, लेकिन मैं जब चाहूँगी अपनी हमजाद को बुला लूँगी, वो मेरे पास चली आएगी। वो कायल होकर बोला, फिर तो वो कोई टेलीपैथी जानने वाली हस्ती नहीं है। मुझे तस्लीम करना पड़ेगा कि वो तुम्हारी हमजाद है। आप तस्लीम नहीं करेंगे तब भी वो मेरी हमजाद रहेगी। उसी शाम एक ईरानी शख्स ने आगा ताबिश अली से मुलाकात की और कहा, मैं आपके लिए अजनबी हूँ, आप ये ख़त पढ़ लें, फिर अजनबी नहीं रहूँगा। उसने एक लिफाफा बढ़ाया। आगा ने उस लिफाफे में से ख़त निकाल कर पढ़ा। उसमें लिखा था, मिस्टर आगा, तुम हर तरह से अपना इत्मीनान कर चुके हो और हर पहलू से तुम्हारी बेटी ज़हीन साबित हो रही है। शायद तुम यकीन न करो, तुम्हारी बेटी पैदाइशी तौर पर ज़हीन थी। तुम्हारे किसी दुश्मन ने काले अमल के ज़रिए शीरी के पैदा होते इसकी हमजाद को सुला दिया था। इस तरह शीरी अपनी हमजाद के बगैर अधूरी रह गई थी। हमने अपने अमल से इसे मुकम्मल कर दिया है। आगा ने ख़त पढ़ने के दौरान में अपने दिल में कहा, मैं नहीं जानता तुमने किस किस्म का अमल किया है, लेकिन हम पर और हमारी बेटी पर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या वो हमजाद आइंदा हमेशा इसके साथ रहा करेगी? ख़त में लिखा था, बेशक वो आखिरी सांसों तक इसके साथ रहेगी। कोई दुश्मन इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वो बड़े से बड़े मसाइल को हल करेगी। तुम्हारा जब भी जी चाहे इसे आजमा सकते हो। तुम इसे हर एतबार से ज़हीन और हाजिर दिमाग पाओगे। मैंने अपना वादा पूरा किया है, अब तुम अपना वादा पूरा करो। हामले रुक्का मेरा ख़ास आदमी है। मैं चाहता हूँ ये हमेशा तुम्हारे साथ रहे। तुम इसे अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाकर अपने साथ अहम इजलास में ले जा सकते हो। किसी को तुम पर शुबा ना होगा। अगर तुम इसे अपना पीए बनाकर इसकी रिहाइशगाह का इंतज़ाम करोगे तो मैं समझ लूँगा कि तुम भी अपने वादे के मुताबिक अमल कर रहे हो। फ़कत तुम्हारा खैर ख्वाह, स्वामी तिलक राम भाटिया। आगा ताबिश अली ने इस ख़त को जलाकर राख करते हुए स्वामी जी के ख़ास आदमी से कहा, आज से मैं अपनी बेटी की खातिर एक बहुत बड़ा जुर्म करने जा रहा हूँ। इसका कोई तहरीरी सबूत नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैंने इसे जला दिया है। आज से तुम मेरे पीए हो। तुम इसी शहर में मेरे एक छोटे से बंगले में रहा करोगे। मैं बड़ी देर से आगा के ख्यालात पढ़ रहा था। इस दौरान में सोनिया के मातियत ने मेरे अंदर आकर इतला दी थी कि सोनिया शीरी के बंगले के करीब पहुंच गई है। मैंने सोनिया से कहा था, मेरी जान, थोड़ा इंतज़ार करो,
मैं शीरी की हमजाद के बारे में बड़ी अहम मालूमात हासिल कर रहा हूँ। इस तरह सोनिया इंतज़ार करती रही और मैं आगा के दिमाग में मसरूफ़ रहा। फिर मैंने आगा ताबिश अली, शीरी, उसकी हमजाद और स्वामी तिलक राम भाटिया की पूरी रुदाद सोनिया को सुनाई। वो सुनने के बाद बोली, ये तो कोई बड़ा लंबा चक्कर चल गया है। हमारा ये ख्याल दुरुस्त निकला कि वो कोई हमजाद नहीं, फ्रॉड है, और फ्रॉड भी कोई मामूली नहीं है। वह स्वामी तिलक राम भाटिया बहुत संगीन और गहरा है। शीरी के बयान के मुताबिक हमजाद को आवाज़ देते ही वह चश्मे ज़दन में उसके पास आ जाती है। इसका मतलब है वो हमजाद टेलीपैथी जानने के अलावा काले जादू से भी काम लिया करती है। सोनिया ने कहा, वो मासूम और नादान शीरी शैतानी चक्कर में पड़ गई है। मैं भी इसी चक्कर में आ गया हूँ। मुझे अब इस बंगले से निकलना चाहिए। तुम बाहर आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मैं सोनिया के दिमाग से वापस आ गया। उस कमरे और बंगले को छोड़ने से पहले मैंने शीरी के दिमाग में झांक कर देखा। वो गहरी नींद में थी। मैं उसके दिमाग से वापस आ गया, फिर अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ आया। उसने हैंडल को पकड़कर खोलना चाहा, वो बाहर से बंद था। मैंने दरवाजे को 2-4 झटके दिए, लेकिन वो ना खुला। खिड़कियों के पट बंद थे। मैंने उन्हें खोलना चाहा तो वो भी ना खुल सके। खिड़कियों के पट अंदर से बंद होते हैं, बाहर से उन्हें बंद नहीं किया जाता, और ना ही बाहर से चिटखनियाँ लगी होती हैं। इसके बावजूद उन खिड़कियों के पट नहीं खुल रहे थे। मैंने ख्याल खुआनी के जरिए सोनिया से कहा, सोनिया, गड़बड़ शुरू हो चुकी है। मैं जिस कमरे में हूँ उसे मेरा पिंजरा बना दिया गया है। दरवाजे और खिड़कियाँ बाहर से बंद हैं। मैंने एक गुलदान उठाकर एक खिड़की के शीशे को तोड़ना चाहा, लेकिन वो ना टूट सके। शीशे बड़े नाजुक होते हैं, लेकिन मेरे बार बार ज़रमें लगाने के बावजूद वो फौलाद की तरह नाकाबिले शिकस्त रहे। यकीन आ गया कि यह शैतानी चक्कर है। मेरे लिए बाहर का नज़ारा ममनू हो चुका था। मैंने सोनिया से कहा, शीशे फौलाद बन गए हैं, किसी खिड़की का कोई शीशा नहीं टूट रहा है, तुम अंदर चली आओ। बंगले के अंदर और बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स थे, लेकिन हुकूमत ईरान की तरफ से सोनिया के पास एक ऐसा इजाज़तनामा था जिसके ज़रिए वो किसी भी जगह किसी रोक टोक के बगैर जा सकती थी। सिक्योरिटी अफसर ने वो इजाज़तनामा देखकर उसे सलूट किया, फिर उसे बंगले के अंदर जाने की इजाज़त दे दी। उसने अंदर आकर एक एक कमरे को खोलकर देखा। एक कमरे में शीनी सो रही थी, दूसरे तमाम कमरे खाली थे, किसी का दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं था। उसने आवाज़ दी, फरहाद, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ, मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलो। तमाम कमरों के दरवाजे खुले हुए हैं, एक भी दरवाज़ा बंद नहीं है। फिर ऐसा कौन सा कमरा है जहाँ तुम हो और मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रही हूँ? शायद काले अमल से नज़रबंदी की गई है, इसीलिए तुम्हें मेरा कमरा नज़र नहीं आ रहा। वो बोली, काले अमल का तोड़ रूहानी कुव्वतों से ही हो सकता है, तुम फ़ौरन आमना से रब्ता करो। मैंने ख्याल खुआनी के जरिए आमना को मुखातिब किया, उसे अपने हालात बताए। फिर चंद सेकंड के बाद ही मैंने अपने बंद कमरे में एक नौरानी सरापा देखा। वो कोई ठोस जिस्म नहीं था, किसी की सूरत शक्ल भी नहीं थी। आमना ने मेरे दिमाग में कहा, मैं आ गई हूँ। फहमी हसीन भी थी और जहीन भी। पहली बार अली ने कराची से लाहौर आते वक्त उसे ट्रेन में देखा था। फिर उसके ख्यालात पड़े थे। जब पता चला कि वो गैर मामूली जहानत की आमिल है तो उसने उन बाप बेटी को बाबा साहब के दायरे में भेज दिया। वहाँ मैंने और सोनिया वगैरह ने उसे ट्रेनिंग हासिल करते देखा था। वो हमें बहुत अच्छी लगी। जब अली ने हम सबके दिमागों में पहुंचकर बताया कि वो फहमी से शादी करना चाहते हैं तो हमने उसे दिल से मुबारकबाद दी। आमना तो इब्तदा ही से फहमी को दिलो जान से चाहती थी। उसने फहमी और अली से कहा, दूसरे दिन काजी साहब को बुलाकर तुम दोनों का निकाह पढ़ाया जाएगा। फिर तुम अपनी सोनिया, मम्मा, पापा और दूसरे तमाम बुजुर्गों से मिलने जाओगे और जनाब तबरेज़ी की भी दुआएं लोगे। आमना फहमी को अपनी कोठी में ले आई थी ताकि वहाँ से निकाह पढ़वा कर उसे अली के हवाले करे, फिर वो दोनों अपनी कोठी में चले जाएं। अली ने ख्याल खुआनी के जरिए फहमी से कहा, आज तक हम साथ रहते आए थे, आज मामा तुम्हें ले गई हैं। मुझे पहली बार मालूम हो रहा है कि जुदाई क्या होती है। क्या तुम कुछ महसूस कर रही हो? हाँ, महसूस कर रही हूँ, और जुदाई इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ कि ये आर्जी है। कल तक की बात है, फिर हमेशा का साथ है। मेरे लिए तो ये रात गुजारना मुश्किल है। पता नहीं सुबह कैसे होगी, कल का तमाम दिन कैसे गुजरेगा, या फिर कल की रात कितनी सदियों के बाद आएगी। वह मुस्कुराकर बोली, हम एक तवील अरसे तक साथ रहे, लेकिन तुमने ऐसी प्यार भरी बातें नहीं की। मैं दिल में समझती थी कि तुम मुझे बहुत चाहते हो और बहुत कुछ कहना भी चाहते हो, मगर कह नहीं पाते। आज कैसे कह रहे हो? मुझे कुछ कहने का हौसला नहीं होता था। आज तुम्हारी जुदाई में ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे छीन ली गई हो। मैं तड़प कर बेख्तियार बोल रहा हूँ। तुम बोलते रहो, मुझे अच्छा लग रहा है। उसी वक्त तो फहमी ने अपने अंदर पारस की आवाज़ सुनी, क्या खाक अच्छा लग रहा है। जब तुम बाबा साहब के दायरे में थी तब से तुम्हारी जहानत की तारीफ़ें सुन रहा हूँ। तुम्हारी जैसी ज़हीन लड़की को दुनिया में घूमकर अपने लिए अच्छा जीवन साथी तलाश करना चाहिए। क्या तुम्हें इतनी बड़ी दुनिया में एक अली तैमूर ही पसंद आया है जिसे मोहब्बत के मुकालमे भी बोलने नहीं आते? फहमी ने परेशान होकर कहा, अली तुम सुन रहे हो? पता नहीं मेरे अंदर कौन ऐसी बकवास कर रहा है। अली ने कहा, शैतान को खबर मिल चुकी है कि तुम उसकी भाभी बनने वाली हो, अब ये तुम्हें परेशान करता रहेगा। फहमी, ये पारस बोल रहा है। वो मुस्कुराकर बोली, पारस, तुम एक अरसे से मुझे जानते हो, मगर आज पहली बार इसलिए आए हो कि मैं तुम्हारी भाभी बनने वाली हूँ। तुम तो बड़े खुदगर्ज हो। मैं तुम्हें मुसीबत से बचाने आया हूँ और तुम मुझे खुदगर्ज कह रही हो। जानती हो ये शादी करके कितनी बड़ी गलती करने वाली हो। क्या तुम्हारे भाई से शादी करके गलती करूंगी? और नहीं तो क्या।
अब से पहले भी इसकी ज़िंदगी में 2-4 लड़कियां आई हैं, लेकिन वो इसे छोड़कर चली गईं। जो रोमांस ना करना जानता हो, तन्हाई में हाथ ना पकड़ता हो, बिस्तर छोड़कर भाग जाता हो, क्या उसे लड़कियां छोड़कर भाग नहीं जाएंगी? फहमी ने कहा, अली तुम खामोशी से सुन रहे हो, ये तुम्हारा भाई है या दुश्मन? पारस ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, इसलिए दुश्मन नहीं हूँ। कल तुम दुल्हन बनकर सुहाग की सेज पर जाओगी, मैं बाहर एक गाड़ी तैयार रखूंगा, क्योंकि तुम भी दुल्हा के घर से भागकर बाहर आओगी तो गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। फहमी ने कहा, पारस मैंने तुम्हारी बड़ी तारीफें सुनी थी, खास तौर पर लड़कियों के मामले में तुम फरिश्ता हो। किसी भी लड़की को मुसीबत में देखते हो तुम उसकी मदद के लिए यूं चले आते हो जैसे मेरे पास पहुंच गए हो। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुमने मुझे जो समझाया वो समझ गई हूँ। बस ये फैसला है कि मैं शादी नहीं करूंगी। क्या तुम मानते हो कि मैं ज़हीन हूँ और तुम्हारे जैसे ज़हीन की बात समझ चुकी हूँ? वाकई तुम्हें मान गया। कमाल है, तुमने ज़्यादा बहस नहीं की और मेरी बात मान गई। अब तुम भी मेरी बात मान लो और मेरे दिमाग से जाओ। अगर सीधी तरह ना आ गए तो मैं सांस रोककर भगा दूंगी। पारस ने कहा, अली तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है? तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे जो मुझे भगाना चाहती है? अली ने कहा, मैं जानता था फहमी के सामने तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, इसलिए खामोश था और तुम्हें बकवास करने का मौका दे रहा था। चलो अब इज्जत से जाओ, वरना बड़े बेआबरू होकर हमारे कूचे से निकलोगे। उसी वक्त आमना की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, अच्छा हुआ तुम तीनों एक ही जगह हो। मैं अली को बताने आई थी कि तुम्हारे पापा मुसीबत में हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। मुसीबत क्या है ये तुम खुद जाकर मालूम करो। आमना चली गई। वो तीनों हंसते बोलते रहे थे। मेरी मुसीबत की बात सुनते ही तीनों के अंदर आग भर गई। वो चश्मे ज़दन में मेरे अंदर पहुंच गए। सिर्फ वही नहीं, सलमान, सुल्ताना और बाबा साहब के दायरे के बेशुमार टेलीपैथी जाने वाले भी मेरे अंदर चले आए। मैं कुछ अजीबोगरीब किस्म की मुसीबत में फंसा हुआ था। शीरीन के जिस बंगले में था उसके अंदर आकर सोनिया हर कमरे में मुझे तलाश कर चुकी थी और मैं उसे नज़र नहीं आ रहा था, जबकि मैं उसी बंगले के एक कमरे में मेहमान था। उसके दरवाजे और खिड़कियां अंदर और बाहर से इस तरह बंद थी कि उन्हें खोला नहीं जा सकता था। मैंने खिड़कियों के शीशे तोड़ने की कोशिशें की, वो टूट ना सके। अगर टूट जाते तो मैं कमरे से बाहर देख सकता था कि आखिर मैं कहाँ हूँ। इसी बंगले में सोनिया मुझे ढूंढ रही है और मैं उसे क्यों नज़र नहीं आ रहा हूँ। मेरे तमाम अपने मेरे दिमाग में रहकर यह तमाशा देख रहे थे और समझने की कोशिशें कर रहे थे, क्या वही शीरी के बंगले का कमरा है जहाँ मैं मेहमान बनकर आया था, या वो कोई तिलिस्मी कैद खाना है जो अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे तमाम अपनों ने मेरे अंदर रहकर देखा। जहाँ मैं कैद था और जहाँ से बाहर ना जा सकता था और ना कोई अंदर आ सकता था, वहाँ मुझे एक नौरानी सरापा दिखाई दिया। वो कोई ठोस जिस्म नहीं था और ना ही उसकी सूरत शक्ल वाज़ेह थी। उसी वक्त मुझे आमना की आवाज़ सुनाई दी, मैं आ गई हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, आमना ये क्या शैतानी चक्कर है? खिड़कियों के नाजुक शीशे भी मुझसे तोड़े नहीं जा रहे। आमना ने कहा, ना तुम किसी कमरे में हो, ना यहाँ खिड़कियाँ और दरवाजे हैं। अगर वाकई खिड़कियों के शीशे होते तो टूट जाते। इस वक्त तुम फरेब नज़र में उलझे हुए हो। क्या मैं काले अमल के जरिए फरेब नज़र में मुब्तला किया गया हूँ? कौन ऐसा कर रहा है? कौन मुझे कैदी बना रहा है? वो एक ख़तरनाक बला है, काले जादू और आत्मा शक्ति की इंतहा को पहुंची हुई है। फिलहाल मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकूंगी। तुम्हें यहाँ से निकाल रही हूँ। वह नौरानी सरापा आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के पास गया। उसके वहाँ जाते ही एक धमाका सा हुआ और दरवाज़ा टुकड़े टुकड़े हो गया। आमना ने कहा, फरहाद आ जाओ। बाहर तारीकी नज़र आ रही थी। मैं उसी नौरानी सरापा के पीछे चलता हुआ कमरे से बाहर आया तो मेरे पीछे भी जहाँ कमरा था वहाँ तारीकी छा गई। वो कमरा भी नज़रों से ओझल हो गया, शायद इसलिए कि वो कमरा नहीं था, फरेब नज़र था। मैंने चारों तरफ घूम घूम कर देखा। अंधेरे के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, मैं कहाँ हूँ? क्या तुम जानती हो यहाँ इतनी गहरी तारीकी क्यों है? रात का वक्त है, आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, ना आसमान पर कोई सितारा है और ना तुम्हारे पास आसपास कोई ऐसी बस्ती या घर है। फिर रोशनी कहाँ से नजर आएगी? क्या मुझे यहाँ सुबह का इंतज़ार करना होगा? किसी एक सिमत चलो, कहीं ना कहीं इंसानी आबादी में पहुंच जाओगे। यानी इस अंधेरे में कंधे की तरह चलना होगा। कहीं किसी गड्ढे में गिर सकता हूँ। मैं तुम्हारी शरीके सफ़र हूँ, कहीं गिरने लगोगे तो संभाल लूंगी। मैंने एक सिमत चलते हुए सोनिया से पूछा, क्या तुम शीरी के बंगले में हो? वो बोली, मैं वापस जा रही हूँ। आमना ने बता दिया कि तुम्हारे साथ एक शैतानी चक्कर था, उसका तोड़ हो चुका है। मैंने तारीकी में आगे बढ़ते हुए कहा, आमना रूहानी कुव्वतें हासिल करके बहुत पुरस्कार बन रही हो। कम अज़ कम अपने मजाजी खुदा को तो बताओ, वो खतरनाक भला कौन है? उसने मुझे एक तिलिस्मी कमरे में क्यों कैद किया था? उसे मुझसे क्या दुश्मनी है? मुझसे सवालात ना किया करो, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। रूहानी कुव्वतें हासिल कर लेने वालों पर कुदरती तौर पर ज़ुबान बंद रखने की पाबंदियाँ होती हैं। खुदावंद करीम ने इंसान को अकल दी है कि वो पेश आने वाले खतरात का खुद अंदाज़ा करे और पूरी जहानत के साथ अपने मुसाइब से गुजरता रहे। मैं मौजूदा मुसीबत से खुद निकल सकता था या मर सकता था। तुम मेरी मदद करने क्यों आई? इसलिए कि मैं बेवा नहीं कहलाना चाहती थी। तुम नाराज़ क्यों होते हो? समझते क्यों नहीं कि कुदरती तौर पर मुझे जिस हद तक रूहानी कुव्वत को इस्तेमाल करने की इजाज़त है उस हद तक मैं अपनों के काम आ सकती हूँ। क्या उस खतरनाक बला के बारे में भी बताने की इजाज़त नहीं है? सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि उसने आत्मा शक्ति से इंतहा तक हासिल की हुई है कि मैं उसके मुकाबले में छोटी पड़ जाऊंगी। सिर्फ जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी ही उसकी आत्मा शक्ति का तोड़ कर सकेंगे। अभी तुमने उसका तोड़ कैसे किया था?
वो मौजूद नहीं थी। अगर होती तो हमें उस तिलिस्मी कमरे से निकलने ना देती। तब तबरेज़ी साहिब हमारी मुश्किल आसान कर सकते थे। आमना मैं इस हद तक ये समझ चुका हूँ कि वो जो ख़तरनाक बला है वो शीनी की हमजाद बनकर हमारे लिए दुश्वारियाँ पैदा कर रही है। ये तो सीधी सी समझ में आने वाली बात है। ये समझने की कोशिश करो कि वो आखिर कौन है। उसे ढूंढ निकालना मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। अब मैं स्वामी तिलक राम भाटिया के पीछे पड़ जाऊंगा, देखूंगा कि वो कौन है और उस हमजाद बनने वाली खतरनाक बला से उसका क्या ताल्लुक है। बहुत देर तक और बहुत दूर तक चलने के बाद इंसानी आबादी के आसार नजर आए। कुछ फासले पर मकानों की खिड़कियों से रोशनी झलक रही थी। मैंने कहा, पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। आमना ने कहा, जैसा कि तुम जानते हो मैं दुनियावी मामलात में ज़्यादा देर दिलचस्पी नहीं ले सकती, इसलिए जा रही हूँ। कुछ देर तो रुक जाओ, मुझे वहाँ पहुँच देखने तो दो कि वो कौन सी बस्ती है। मैंने तुम्हें एक काम की जगह पहुँचा दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। खुदा हाफिज। वह चली गई। जाते जाते कह गई कि उसने मुझे काम की जगह पहुँचा दिया है। पता नहीं वो कौन सी जगह थी और मेरी किसी काम आ सकती थी। मैं उस बस्ती में पहुँच गया। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। तमाम मकानों के दरवाजे बंद थे। बंद खिड़कियों के शीशों से रोशनियां बाहर गलियों और सड़कों तक आ रही थी। मैंने सोचा इतनी रात को किसी मकान के दरवाजे पर दस्तक देना मुनासिब नहीं होगा। इस बस्ती में कोई होटल या सराय होगी, वहां रात गुजारने की जगह मिल जाएगी। अली, पारस, फहमी, सुल्ताना और सलमान वगैरह मेरे अंदर मौजूद थे। मैंने कहा, अब तुम लोग आराम करो, ज़रूरत होगी तो बुला लूँगी। अली ने कहा, पापा अभी मामा जाते हुए कह गई हैं कि आपको किसी काम की जगह पहुँचाया है। अब हमारे अंदर तजस्सुस पैदा हो गया है। हम देखना चाहते हैं कि आप इस वक्त कहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ एक रेस्ट हाउस के सामने पहुँच गया। वो रेस्ट हाउस सरकारी अफसरान के लिए था। वहाँ वीरानी और खामोशी थी। सिर्फ एक कमरे में रोशनी नजर आ रही थी। उसी वक्त रेस्ट हाउस के पीछे से चौकीदार हाथ में टॉर्च ले आया। उसने टॉर्च की रोशनी में मुझे सर से पांव तक देखा। मैं बेसरो सामान था, हुलिया भी दुरुस्त नहीं था। उसने नागवारी से कहा, कौन हो? यहाँ क्या चोरी के इरादे से आए हो? मैंने पूछा, क्या मैं तुम्हें चोर नजर आता हूँ? एक मुसाफिर हूँ, रास्ते में लुट गया हूँ। डाकू सामान भी ले गए और नकदी भी, लेकिन इतनी रकम है कि तुम्हें खुश कर सकता हूँ। मैंने उसे 2 बड़े नोट निकाल कर दिए। वो उन्हें जेब में रखते हुए बोला, सुबह तक किसी कमरे में रह सकते हो, दिन निकलते ही चले जाना, वरना कोई अफसर आएगा तो मेरी मुलाजमत चली जाएगी। मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। जिस कमरे में रोशनी है वहाँ कोई अफसर है, वो भी एक मुसाफिर है, आपसे 1 घंटा पहले आया है। मैंने उसे भी सुबह तक रहने की जगह दी है। हम बातें करते हुए रेस्ट हाउस के बरामदे में आए। हमारे कदमों की आवाज़ सुनकर कमरे के अंदर से एक शख्स ने पूछा, चौकीदार कौन है? साहब, आपकी तरह एक मुसाफिर है, उसे दूसरा कमरा दे रहा हूँ, आपको तकलीफ नहीं होगी, आराम करें। इससे पूछो वो कौन है और कहाँ से आया है। साहब, मैंने सब पूछ लिया है, आप फिक्र न करें। मैंने अपनों से कहा, तुम सब चौकीदार के दिमाग में जाओ, मुझे शुबा है ये शख्स चौकीदार के जरिए मेरी आवाज़ सुनकर मेरे दिमाग में आना चाहता है। वो सब चौकीदार के दिमाग में चले गए। मैंने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, मिस्टर, हम एक ही रेस्ट हाउस में रात गुजारना है, बेहतर है हम एक दूसरे से मुतारिफ हो जाएं, आप दरवाज़ा खोलें। बात खत्म होते ही मैंने अपने अंदर पराई सोच की लहरों को महसूस किया। जनाब तबरेज़ी ने हम बाप बेटों के दिमागों में कुछ ऐसा अमल किया था कि कोई भी टेलीपैथी जानने वाला हमारे चोर ख्यालात से हमारी असलियत मालूम नहीं कर सकता था। मेरे चोर ख्यालात पढ़ने वाले को वही बातें मालूम हुई जो मैं चौकीदार से कह चुका था, यानी मैं एक मुसाफिर हूँ, रास्ते में डाकू ने मुझे लूट लिया है, और ये कि मैं इस्फहान से आ रहा हूँ। उसे इत्मीनान हो गया कि मैं एक मजलूम मुसाफिर हूँ। उसने दरवाज़ा खोल दिया। कमरे की रोशनी दरवाजे के बाहर तक आई तो मुझे देखते ही उसके हलक से चीख निकल गई। वह मुझे त्यारे में शीरीं के साथ देख चुका था और हमजाद उसे बता चुकी थी कि मैं फरहाद अली तैमूर हूँ, और मैं स्टोन हार्ट को एयरपोर्ट की इमारत में देख चुका था, इसलिए पहचान गया। कमरे में एक बड़े से आईने के सामने मेकअप का सामान रखा हुआ था। वो फिर एक बार रूपोश होने के लिए अपना चेहरा बदलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मैं वहाँ पहुँच गया। वह मुझे देखते ही बुरी तरह बदहवास हो गया। उसके लिबास के अंदर रिवॉल्वर मौजूद था। जिंदगी में पहली बार मेरे सामने आकर वो खौफ से रिवॉल्वर को भूल गया था और ख्याल ख्वानी के जरिए हमजाद को मदद के लिए पुकार रहा था। वो शायद नहीं थी, वरना ज़रूर उसके लिए ढाल बन जाती। मैंने उसके मुंह पर एक घूंसा रसीद किया। उसकी हालत ऐसी थी कि वो हमारे दहशत के मुकाबला करने के काबिल नहीं रहा। 2-4 हाथ खाकर फर्श पर गिरा तो फिर उठ ना सका। मैंने उसके सामान और लिबास की तलाशी ली। एक रिवॉल्वर हाथ आया। पारस ने कहा, पापा इसे फ़ौरन ख़त्म कर दें, वो हमजाद वापस आएगी तो इसके ज़रिए फिर आपको किसी मुसीबत में मुब्तला करेगी। अली और सलमान ने भी यही मशवरा दिया। मैंने कहा, यह हुकूमत ईरान का मुजरिम है, तुम लोग सोनिया को इतला दो कि स्टोन हार्ट इस बस्ती के एक रेस्ट हाउस में ज़ख्मी पड़ा है। मैंने रिवॉल्वर से स्टोन हार्ट का निशाना लिया। वो गिड़गिड़ाने लगा, फॉर गॉड सेक मुझे ना मारें, मैं आपका गुलाम बनकर रहूँगा। मैंने एक फायर किया, उसका एक पैर ज़ख्मी हो गया। फिर दूसरा फायर किया, उसका एक बाजू ज़ख्मी हो गया। चौकीदार सहमा हुआ था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने कहा, मैं इस बस्ती में नहीं रहूँगा, यहाँ किसी ऐसे शख्स के पास ले चलो जिसके पास गाड़ी हो। अब मैं आराम से सफ़र करना चाहता हूँ।
सोनिया को इतला मिल चुकी थी। ईरानी खुफिया एजेंसी के चंद जासूस पुलिस वालों के साथ उस बस्ती की तरफ चल पड़े। मुझे वहाँ एक गाड़ी मिल गई। मैंने गाड़ी के मालिक को ख्याल ख्वानी के जरिए मजबूर किया। वो मुझे गाड़ी में बिठाकर दूसरे शहर की तरफ ले जाने लगा। मेरे जो अपने थे वो मुतमईन होकर चले गए। गाड़ी के मालिक ने पूछा कि आप इस्फहान जाना पसंद करेंगे? वो यहाँ से करीब है, हम सुबह तक वहाँ पहुँच सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, इस्फहान चलो। मुझे अफसोस है कि मैं आपको जहमत दे रहा हूँ। मैं हैरान हूँ कि जहमत उठाने पर आमादा क्यों हो गया। वैसे मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जब से कारोबार में नुकसान हो रहा है। घर वाले यही कहते हैं कि मैं खपती हो गया हूँ। आप खपती नहीं हैं। वैसे गिरते हुए कारोबार को संभालने के लिए कितनी रकम की ज़रूरत होगी? आप पूछ कर क्या करेंगे? आप आधी रात के बाद फरिश्ता ही बनकर मेरे पास नहीं आए हैं। यहाँ मैं तुम्हारे काम आने के लिए आया हूँ। इस्फहान पहुँचोगे तो वहाँ तुम्हें $5 लाख मिलेंगे। वो बेयकीनी से हंसने लगा। सोनिया के एक मातियत ने ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, मैडम ने आपको याद किया है। मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। ये शख्स जो मुझे गाड़ी में ले जा रहा है इसके दिमाग में पहुँचो और सुबह इस्फहान में इसके लिए $5 लाख का इंतज़ाम कर दो। मैंने उसे गाड़ी के मालिक की आवाज़ सुनाई। फिर सोनिया के पास आया। वो बोली, अभी इतला मिली है स्टोन हार्ट फिर फरार हो गया। मैंने हैरानी से पूछा, ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे इस तरह जख्मी किया था कि वो चल नहीं सकता था, फिर फरार कैसे हो गया? मुकामी सुराग रसानों ने चौकीदार से पूछा था। चौकीदार का बयान है कि स्टोन हार्ट जख्मी होने के बाद फर्श से उठने के काबिल भी नहीं रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अचानक उठकर खड़ा हो गया। फिर अपना तमाम सामान जल्दी जल्दी अटैची में रखकर वहां से चला गया। ताजुब है, रिवॉल्वर की 2 गोलियों ने उसे बुरी तरह जख्मी किया था, फिर वो कैसे उठने और चलने फिरने के काबिल हो गया? मैं गाड़ी में दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगा। उसी वक्त पराई सोच की लहरों को महसूस किया। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ हमजाद। मैंने कहा, तुम हमजाद नहीं, कोई और हो। फिलहाल हमजाद हूँ, तुम्हें मुबारक हो। मेरे तिलिस्मी कैद खाने से निकल आए। आइंदा क्या होगा, कुछ उसकी खबर है? आइंदा की बातें सिर्फ खुदा जानता है। मैं भी जानती हूँ। अगर जानती तो तुम्हें यह भी मालूम होता कि मैं तिलिस्मी कैद खाने से निकल जाऊंगा। एक बार निकल आए, दूसरी बार नया शिकंजा होगा, वहां से मर कर ही निकलोगे। अगर निकल जाऊंगा तो ये तस्लीम कर लेना कि आइंदा की बातें सिर्फ खुदा जानता है। जब मैं नाकाम होती हूँ तो फिर उस नाकामी का बदला लेने में देर नहीं करती, और मैं बदला ले चुकी हूँ। मुझे बताओ, तुमने क्या जलालत की है? मैं ना बताऊं तब भी तुम्हें मालूम हो जाएगा। वैसे ये नहीं पूछोगे कि बुरी तरह जख्मी होने वाला स्टोन हार्ट फिर कैसे फरार हो गया? तुमने कोई काला जादू किया होगा। मुझे जादूगर नहीं ना कहो, मैं महान आत्मा शक्ति वाली हूँ। तुमने उसके एक पैर और एक बाजू को जख्मी किया था। मैंने आत्मा शक्ति से पलक झपकते ही उसके दोनों जख्म भर दिए और उसे एक महफूज पनाहगाह में पहुंचा दिया। तुम्हारी बातों और हरकतों से साफ जाहिर है कि तुम अमेरिका के लिए ईरान के खिलाफ काम कर रही हो। तुम्हारी बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन मैं कौन हूँ और आइंदा क्या करने वाली हूँ ये वक्त गुजरने के साथ साथ मालूम होगा। अचानक अली ने मेरे पास आकर कहा, पापा, फहमी का पता नहीं चल रहा है। वो ख्याल ख्वानी के जरिए भी नहीं मिल रही है। वो कैसे लापता हो गई? वो कहाँ थी? मामा के पास कोठी में थी। मालूम होता है कि मामा जब आपको तिलिस्मी कैद खाने से निकालने में मसरूफ़ थी, उसी वक्त फहमी को अगवा किया गया। मैंने चौंक कर कहा, ओ खुदाया, उस हमजाद ने अपनी नाकामी का बदला लिया। उसी ने फहमी को हमसे दूर कर दिया। मैंने और अली ने उस हमजाद कहलाने वाली के कह के सुने। वो कह रही थी, तुम्हारा बेटा अब अपनी दुल्हन को ढूंढता रह जाएगा। बिली डोना ये नहीं जानती थी कि वो कितने घंटों तक बेहोश रही। फिर पोरस ने उसे कितने दिनों तक कोमा में रखा। जितने टेलीपैथी जानने वाले उसके अंदर आते रहे थे, उन्होंने बेहोशी के दौरान में भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। शीतारा, नताशा, उनके मामूल और ताबेदार मेजर टी हंटर, गोरानो जोसेफ, क्रिस्टोविस्की और दूसरे कई अमरीकी और रूसी टेलीपैथी जानने वाले आपस में यह तय कर चुके थे कि हर 15-20 मिनट के वक्फे से बिली डोना के अंदर जाते रहेंगे ताकि उसे अगवा करने वाला उस पर तनवीमी अमल करके उसके दिमाग को लॉक न करे। वो समझ गए थे कि उसे पोरस ने अगवा किया है। वो नहीं चाहता था कि कोई बिली डोना के दिमाग में इजाज़त के बगैर आए और उसके चोर ख्यालात से ही मालूम कर सके कि पोरस की मसरूफियात क्या हैं और वो किस ताल्लुक से बिली के दिमाग में आता जाता रहता है। और क्या बिली को ये बात मालूम होगी कि पोरस टेलीपैथिक इल्म को मिटा देने वाली दवा तैयार कर चुका है? अगर नहीं तो वह तैयारी के किस मरहले पर है? ऐसी बहुत सी मालूमात हासिल करने के लिए बिली डोना सबकी ज़रूरत बन गई थी। अब वो लोग अपने तौर पर अपनी टेलीपैथिक इल्म को महफूज रखने की तदाबीर सोच रहे थे। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां पोरस ना पहुंच सके? अमरीकी अकाबरीन ने भी अपने के इजलास में फैसला किया कि उनके तमाम टेलीपैथी जानने वालों को वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और मियामी वगैरह से कहीं दूर भेज दिया जाए। जब तक पोरस गिरफ्त में नहीं आएगा और उसे हलाक नहीं किया जाएगा, तब तक उनके तमाम टेलीपैथी जानने वालों को बड़ी एहतियात से छुपा कर रखा जाएगा। फौज के एक आला अफसर ने कहा, पोरस की नई दवा का असर टेलीपैथी जानने वालों पर होगा। ट्रांसफार्मर मशीन उस दवा से मुतासिर नहीं होगी। पोरस हमारे एक आदमी की टेलीपैथी को मिटाएगा तो हम ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए 4 टेलीपैथी जानने वाले पैदा कर लेंगे। उसकी दवा ख़त्म हो जाएगी। हमारी ट्रांसफार्मर मशीन कभी ख़त्म या नाकार नहीं होगी। ट्रांसफार्मर मशीन की मौजूदगी से उन्हें हौसला मिल रहा था।
कि अमेरिका में मुहिब्बे वतन टेलीपैथी जानने वालों की कमी नहीं होगी। एक हाकिम ने कहा, हमारे साथ ये ट्रेजेडी हमेशा रही है कि हमारे टेलीपैथी जानने वाले छोटी छोटी कामयाबियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन फरहाद और उसकी फैमिली के मुकाबले में नाकाम रहते हैं। अब एक पोरस नामी जवान आया है, उसके मुकाबले में भी हमारे लोगों को मुसलसल नाकामियों का मुंह देखना पड़ रहा है। हमने मैन किलर को टेलीपैथी के शोबे का इंचार्ज बनाया, हमें पता ही ना चला कि वो कब खुसरा बन गया। हमारे एक जवान अफसर ने उसके खिलाफ बड़ी शर्मनाक शिकायत की थी। इजलास में बताया जाए कि वो शिकायत क्या थी। मैन किलर ने ख्याल ख्वानी के जरिए एक जवान अफसर को अपनी ख्वाबगाह में बुलाया था। जब उस अफसर को पता चला कि मैन किलर की जिन्स तब्दील हो चुकी है और उसके इरादे अच्छे नहीं है, तो वो वहां से भागना चाहता था। मैन किलर ने उसे भागने नहीं दिया। उस अफसर को सुबह उसके जबर से निजात मिली। दूसरे अफसर ने कहा, मैन किलर ने टेलीपैथी के जरिए दूसरी सुबह मुझे ट्रैप किया। मेरे साथ और 2 अफसरान थे। उन्हें जब हकीकत मालूम हुई कि मैन किलर जवान और तगड़े अफसरों के लिए वबाले जान बन गया, तो उसे बेहोश करके उस जजीरे में भेज दिया गया जहां ट्रांसफार्मर मशीन है। उस मशीन के जरिए मैन किलर का ब्रेन वॉश करके उसके दिमाग से टेलीपैथी के लम मिटा दिया गया। एक अफसर ने कहा, इंक्वायरी से पता चला है कि पोरस ने उसे हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया था। टेलीपैथी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को खुसरा बना दिया गया। यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। शर्म की बात भी है और तशवीश की भी। ये पोरस कम से कम अरसे में बड़ी तेजी से खुद को नाकाबिले गिरफ्त और नाकाबिले शिकस्त साबित करता जा रहा है। कमाल तो यह है कि वो बिल्कुल तना है। दुनिया के तमाम टेलीपैथी जानने वाले अपने अपने ज़राए से मालूमात हासिल कर रहे हैं और यही मालूमात हासिल हो रही हैं कि वाकई वो तनहा है। ना उसने कोई खुफिया तंजीम बनाई है और ना ही उसका कोई ख़ास मातियत है। उसका कोई एक मामूली मुलाजिम भी नहीं है, हत्ता कि कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। एक हाकिम ने कहा, यह सुनने में आ रहा है कि वो बिली डोना का दीवाना है, इसलिए उसके दिमाग में आता जाता रहता है। उससे मोहब्बत है, इसीलिए तमाम टेलीपैथी जानने वालों से उसे महफूज रखने के लिए उस दीवाने ने उसे कहीं गुम कर दिया। दूसरे हाकिम ने कहा, अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर पारस और पोरस एक दूसरे के रकीब हैं। उनकी रकाबत जल्द ही मंजरेआम पर आएगी। एक फौजी अफसर ने कहा, ऐसा होना चाहिए। तमाम टेलीपैथी जानने वाले एक दूसरे से टकराते रहते हैं, लेकिन पारस और पोरस नहीं टकरा रहे हैं। 2 मर्दों के दरमियान एक हसीन औरत खून रेजी का बायस बनती है। कुछ ऐसा लगता है कि बिली डोना उन 2 पहाड़ों को एक दूसरे से टकराने पर मजबूर कर देगी। एक आला अफसर ने कहा, हमें अपने टेलीपैथी के शोबे की तरफ आना चाहिए। अब इस शोबे का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन होगा? दूसरे अफसर ने कहा, हमें एक ही शख्स को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाकर उसे इस शोबे का डिक्टेटर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि 5 निहायत ज़हीन और मामला फहम टेलीपैथी जानने वालों को इस शोबे का इंचार्ज बनाना चाहिए, ताकि किसी भी मसले पर एक का नहीं 5 अफराद के दिमाग काम करें और वह सही इक़दाम किया करें। पोरस उन अमरीकी अकाबरीन में से चंद हुक्काम और अफसरान के दिमागों में जा सकता था और ऐसे तमाम इजलासों में उनके जरिए मौजूद रहता था। वो इसी तरह इसराइल में भी चंद यहूदी अकाबरीन के दिमागों में जगह बना चुका था। एल्पा मुतमईन थी। उसने ब्रेन आदम से कहा, बिग ब्रदर, हमारे लिए बात इत्मीनान बख्शा कि पोरस ने हमारे मुल्क की तरफ रुख नहीं किया है। हमारे किसी मामले में उसने मदाखलत नहीं की है। ब्रेन आदम ने कहा, इसकी वजह यह हो सकती है कि हमने उसके खिलाफ कभी कोई बयान जारी नहीं किया है और ना ही उसके खिलाफ कोई जासूसी कर रहे हैं कि वो कौन है, उसके इरादे क्या हैं और आइंदा वो क्या करने वाला है। उसकी तरफ से एक ही खतरा था कि वो किसी दिन अचानक उस नामालूम दवा के जरिए मेरी टेलीपैथी के इल्म को मिटा देगा। अब ये खतरा नहीं रहा। मैं अपनी टेलीपैथी जानने वाले मातियतों के साथ इसराइल से बहुत दूर आ गई हूँ। मेरी यही कोशिश होगी कि पोरस को कभी मेरा सुराग न मिले। पोरस फ्रांस के भी चंद काबरीन के दिमागों में जगह बना चुका था। बाद में पता चला कि शीतारा ने वहाँ के सबसे बड़े टेलीपैथी जानने वाले मेजर टी हंटर को अपना मामूल और ताबेदार बना लिया। मेजर टी हंटर को शीतारा के तनवीम अमल से निजात दिलाना कोई बड़ी बात नहीं थी। पोरस नादीदा बनकर मेजर टी हंटर को एसाबी कमजोरी में मुब्तला करने के बाद उसके दिमाग से शीतारा के अमल का तोड़ कर सकता था, लेकिन इस मामूली से काम के लिए फुर्सत नहीं थी। वो दूसरे कई मामलात में मसरूफ़ था। इन मामलात में वो बिली डोना के मामले को अहमियत दे रहा था। वो कई दिनों तक देखता रहा कि कई टेलीपैथी जानने वाले बिल्ली के बेहिस्सो हरकत दिमाग में आते थे, उसे मुखातिब करते थे, फिर जवाब ना पाकर मायूस होकर चले जाते। फिर वो सब रफ्ता रफ्ता बिल्कुल ही मायूस हो गए। उनके अपने मसाइल कम नहीं थे। वो उन मसाइल पर तवज्जो देने लगे। एक रात पोरस ने बिली डोना को कोमा से नॉर्मल हालत में लाकर यह आजमाया कि मुखालफिन अब भी उसके अंदर आ रहे हैं या नहीं। उसने उस पर तनवीम अमल किया। ये सोच लिया कि नाकाम होगा तब भी बिली उसकी निगाहों के सामने ही रहेगी। वह मुखालिफ टेलीपैथी जानने वालों का तोड़ करेगा। उसे नाकामी नहीं हुई। वो खूब सोच समझकर बड़े सब्र तहम्मुल से काम करने का आदी था, इसलिए कामयाब रहा। उसने तनवीम अमल के जरिए बिली के दिमाग में तवानाई पैदा की, उसके दिमाग को लॉक कर दिया। अब पारस तो क्या, खुद वो भी उसके दिमाग में नहीं जा सकता था, लेकिन बड़ा मक्कार था। उसने बिली के जहन में एक नई आवाज़ और लबो लहजे को नक्श किया और उसे हुक्म दिया कि वह सिर्फ इस लबो लहजे की सोच की लहरों को अपने अंदर महसूस नहीं करेगी। इस लबो लहजे वाला शख्स इसके अंदर आकर जो हुक्म देगा वो उसकी तामील करेगी। इस तरह वो उसकी मामूला और ताबेदार बन गई, लेकिन तमाम टेलीपैथी जानने वालों से उसकी जान छूट गई। अब कोई उसकी इजाज़त के बगैर उसके दिमाग में नहीं आ सकता था।
जब वो तन्वीमी नींद के बाद बेदार हुई तो खुद को एक आरामदेह बिस्तर पर पाया। वो थोड़ी देर तक छत को तकती रही और सोचती रही कि कहाँ है। उसने बिस्तर पर बैठकर देखा वो किसी के बेडरूम में थी। सोचने लगी कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। उसने आवाज़ दी, कोई है? जवाब नहीं मिला। उसने बार बार आवाज़ दी, कोई है? मेरी आवाज़ सुनो, यहाँ आओ। कोई नहीं था, कोई नहीं आया। सरहाने की मेज़ पर एक खुला हुआ कागज़ था। कागज़ के ऊपर चाबियों का गुच्छा रखा हुआ था। उसने चाबियों को एक तरफ रखकर कागज़ को उठाकर पढ़ा। उस पर लिखा था, बिली डोना, याद करो तुम किन हालात से गुजर रही थी। मैं तुम्हें टेलीपैथी जानने वाले दुश्मनों से बचाकर इस बंगले में ले आया हूँ और मैंने तनवीमी अमल के जरिए तुम्हारे दिमाग को लॉक कर दिया है। मुझ पर शुबा न करना कि मैंने तुम्हें मामूला और ताबेदार बना लिया है। मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। तुम्हें दुश्मनों की टेलीपैथी से महफूज रखने की नेकी करके तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगा। तुम्हें अपनी मामूला इसलिए नहीं बनाऊंगा कि अपनी मोहब्बत से और अपने अच्छे अमल से तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ। तुम यकीन करो कि पारस तो क्या, मैं भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकूंगा। तुम किसी की भी सोच की लहरों को महसूस कर लिया करोगी। तुम बिल्कुल आज़ाद और खुद मुख्तार हो। मेरी अब एक ही ख्वाहिश है कि ख्याल ख्वानी के जरिए मुझसे बातें कर लिया करो। शायद इस तरह तुम मेरी मोहब्बत और खुलूस को समझकर मुझे अपनी ज़िंदगी में अहमियत दे सको। फ़कत तुम्हारा ही तुम्हारा, पोरस। वो खत पढ़ने के बाद सोचने लगी कि वो कहाँ थी, उस पर क्या गुजर रही थी। उसे पिछली बातें याद आने लगीं। आखिरी बात यही याद आई कि किसी ने उसके सर पर ज़रब लगाई थी और वह बेहोश हो गई थी। अब होश में आने के बाद खुद को इस नए बंगले में पा रही थी। इस बंगले की तमाम चाबियां सरहाने वाली मेज़ पर रखी हुई थीं। वह थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर उसने ख्याल ख्वानी के जरिए पोरस को मुखातिब किया। वो बोला, आ जाओ, मेरे दिमाग का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। क्या अभी नींद से बेदार हुई हो? हाँ, अभी आँख खुलते ही खुद को अनजानी जगह पा रही हूँ। किसी तरह का अंदेशा न करो, वह बंगला महफूज है। दुश्मन यही समझ रहे हैं कि मैं तुम्हें किसी दूसरे शहर ले गया हूँ, लेकिन तुम इसी शहर न्यूयॉर्क में हो। मैंने तुम्हारे चेहरे पर मास्क मेकअप किया है, कोई तुम्हें पहचान नहीं सकेगा। शायद तुमने अभी आईना नहीं देखा है। वो फौरन ही बिस्तर से उतरकर आईने के सामने आई। आईने में एक अजनबी जवान हसीना को देखकर चौंक गई। अपने चेहरे को जगह जगह से छूकर बोली, तुम वाकई बाकमाल हो, बड़ी महारत से मेकअप किया है। क्या तुम्हें यह चेहरा पसंद है? बहुत पसंद है। तुमने मुझे पहले से ज़्यादा हसीन बना दिया है। मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरे दिमाग से तमाम दुश्मनों को भगा दिया है। मेरी ऐसी हिफाजत कर रहे हो जैसे कोई अपनी जान की हिफाजत करते हैं। तुम्हें अपनी जान समझता हूँ, इसलिए जान पर खेल कर तुम्हारी हिफाजत की है और करूँगा। और अब तो तुम दिमागी तौर पर किसी के दबाव में नहीं हो। मैं भी तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकूंगा। पोरस, तुम बहुत अच्छे हो। तुम एक बात का बुरा ना मानना, मैंने तुम्हारे दिमाग को इसलिए लॉक किया है कि पारस भी तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं आ सके। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तुमने मेरे लिए जो बेहतर समझा वही किया है। मैं पारस को समझा दूंगी कि ख्वाह अपना आदमी ही क्यों ना हो, उसे दस्तक दिए बगैर नहीं आना चाहिए। और इखलाक और तहजीब का भी यही तकाजा है। मुझे ये बताओ, मेरे बेहोश होने के बाद अब तक कितना वक्त गुजर चुका है? आज 5वां दिन है। क्या? वह हैरानी से बोली। मैं 5 दिनों तक अपने आप से गाफिल रही हूँ? हाँ, दुश्मन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मैंने तुम्हें 4 दिनों तक कोमा में रखा। जब यकीन हो गया कि दुश्मन अब नहीं आएंगे तो मैंने तुम्हारे दिमाग को लॉक कर दिया। यू आर सो नाइस टू मी। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान भूल जाओ, कोई बात नहीं, मुझे ना भूलना। पोरस, मैं समझ रही हूँ कि तुम मेरी ज़ात में दिलचस्पी ले रहे हो, मुझे इतना चाहते हो कि मेरे लिए जान पर खेल जाते हो। तुम्हारे प्यार की इस दीवानगी ने मुझे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ पारस। तुम मेरे खलूस और नेक नियति को देखो। मैं तनवीमी अमल के जरिए तुम्हें अपनी तरफ माइल कर सकता था, तुम्हारे हुस्न और शबाब से बासानी खेल सकता था। लेकिन मैं हवस का पुजारी नहीं, मोहब्बत का पुजारी हूँ। मैं तस्लीम करती हूँ कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ बहुत कुछ कर सकते थे और मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। और ऐसे वक्त पारस भी तुम्हें नहीं बचा सकता था। उसके फरिश्ते भी नहीं जानते कि मैं तुम्हें कहाँ ले आया हूँ। तुमने अपनी बेहतरीन अमाल से साबित कर दिया कि एक सच्चे और खरे इंसान हो। मुझे ज़रा सोचने समझने का वक्त दो। मैं अपने मौजूदा हालात पर गौर करना चाहती हूँ। बेशक तुम्हें निहायत सुकून और इत्मीनान से गौर करना चाहिए। अब वहाँ से उठो, गुस्ल करके फ़्रेश हो जाओ। वार्डरोब में कुछ मलबूसात हैं और इतनी ज़्यादा रकम है कि अपनी मर्जी से खूब शॉपिंग कर सकती हो। अब मेरे दिमाग से जा सकती हो, फिर जब चाहो आ सकती हो। वो पोरस के दिमाग से निकलकर अलमारी के पास आई। इसे खोलकर देखा, तरह तरह के मलबूसात थे। एक तरफ नोटों की गड्डियाँ भरी हुई थी। वह एक लिबास पसंद करके बाथरूम में चली गई। पोरस नए लब लहजे के जरिए उसके अंदर पहुंचा हुआ था और वह उसे महसूस नहीं कर रही थी। वह थोड़ी देर के लिए उसके दिमाग से निकल आया। जब बिली डोना गुस्ल वगैरह से फारिग होकर नया लिबास पहनकर बेडरूम में आई तो वह उसके दिमाग में आ गया। उसे यकीन था कि वो पारस से रब्ता करेगी। फ्रिज में दूध और फल रखे हुए थे। वो उन्हें निकाल कर एक मेज़ पर ले आई। फिर सेब खाते और दूध पीते हुए पारस को मुखातिब किया। वो खुश होकर बोला, बिली तुम बोल रही हो, खुदा का शुक्र है तुम नीचे आ गई। ये नीचे आने का मतलब क्या हुआ? मैं समझ रहा था ऊपर जा चुकी हो। 4 दिनों से लापता थी और क्या सोचा जा सकता था। आज 5वां दिन है और तुमने मुझे तलाश नहीं किया। ये समझ लिया कि मैं मर चुकी हूँ।
क्या यही तुम्हारी मोहब्बत है? मालूम होता है कुछ खा रही हो। सेब खा रही हूँ। सेब तो जन्नत का फल है, तुम कहाँ से बोल रही हो? मेरी बात को मजाक में मत उड़ाओ। जब मोहब्बत में आजमाइश का वक्त आया तो तुमने कह दिया कि मैं सब्र करूं, दुश्मनों को अपने दिमाग में आने दूं। तुम कोई मुनासिब मौका पाते ही मुझे दुश्मनों से निजात दिलाओगे। जब मैं तुम्हारे दिमाग में ये बात कह रहा था तो वहां दुश्मन भी मौजूद थे। मैं उन्हें धोखा दे रहा था कि तुम्हारे लिए फौरी तौर पर कुछ नहीं कर सकूंगा, जबकि ये जानता था कि पोरस नादीदा बनकर तुम्हारे पास मौजूद है और वो यकीनन कुछ कर गुजरने वाला है। तुम बातें बना रहे हो। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि पोरस नादीदा बनकर मेरे पास है? खुदा ने मुझे थोड़ी सी अकल दी है, ये अकल मुझे कुछ समझा दिया करती है। क्या खाक समझाती है? तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो और दूर रहकर मेरी तबाही का तमाशा देखते हो, जबकि पोरस जान पर खेलकर मेरी ऐसी हिफाजत कर रहे कि आइंदा कोई दुश्मन मेरे साय तक भी नहीं पहुंच सकेगा। पोरस ने वाकई बड़े एहसानात किए हैं, हम दोनों मिलकर उसका शुक्रिया अदा करेंगे। क्या तुम्हारा दिमाग लॉक हो चुका है? हाँ, ये भी पोरस ने किया है। हम इस एहसान का भी शुक्रिया अदा करेंगे। उसने तुम पर तनवीमी अमल किया है, तुम्हारे दिमाग में वो आता होगा। उसने ऐसी नेकी और सच्चाई से मेरे दिमाग को लॉक किया है कि वो खुद भी मेरी इजाज़त के बगैर मेरे अंदर नहीं आ सकता है। हम उसकी इस नेकी और सच्चाई का भी शुक्रिया अदा करेंगे। वैसे मैं तो तुम्हारे अंदर आ सकता हूँ। हरगिज़ नहीं, इजाज़त के बगैर आओगे तो सांस रोक कर भगा दूंगी। उसने मेरा रास्ता भी रोक दिया। हम इस एहसान का भी शुक्रिया अदा करेंगे। क्या शुक्रिया शुक्रिया की रट लगा रखी है? उसने बेशुमार एहसानात किए हैं, वो बहुत बड़े इनाम का मुस्तहिक है। तुमसे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? क्या तुम्हें उठाकर दे दूं? क्या तुम ऐसा चाहते हो? उसने तुम्हारे अंदर आने का रास्ता रोक दिया। आइंदा मैं नहीं आ सकूंगा, तुम भी खुश हो। इजाज़त के बगैर आऊंगा तो भगा दिया करोगी। जब भगाने के लिए सोच ही चुकी हो तो फिर हमारे दरमियान क्या रह जाता है? तुम्हारी बातों से यूं लग रहा है कि तुम मेरे मामले में पोरस से शिकस्त खा रहे हो। भाई सच तो यही है कि तुम्हारे पोरस ने खुद को मर्द मैदान साबित किया। उसने पहली बार तुम्हें अमरीकी इंटेलिजेंस वालों की हिरासत से रिहाई दिलाई। दूसरी बार वो तुम्हें बंगले से निकाल कर पार्क में ना ले जाता तो मैन किलर उसी बंगले में मेरे साथ तुम्हें भी मार डालता। तीसरी बार उसने तुम्हारे दिमाग को लॉक करके तमाम दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों से तुम्हें निजात दिलाई है। मैंने क्या किया है? कुछ नहीं, एक खामोश तमाशाई बनकर तमाशा देखता रहूं। गोया तुम तस्लीम करते हो कि औरत तहफ़्फ़ुज़ चाहती है और तुम मेरी हिफाजत करने में नाकाम रहे हो। आह बिल्ली, मुझे और शर्मिंदा न करो, मैं पानी पानी हो रहा हूँ। तुमसे इल्तिजा करता हूँ, पोरस के साथ मिलकर नेकी करो और मुझे पानी में डाल दो। खुदा तुम दोनों नेक बंदों को इसका अजर देगा। आमीन और खुदा हाफिज। उसने सांस रोकी। बिली डोना दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। पोरस भी अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोच में पड़ गया। उसका ख्याल था कि बिल्ली उसकी तारीफें करेगी और उसकी तरफ माइल होगी तो पारस इस बात को अपनी अना का मसला बना लेगा, बिल्ली को अपने पास बुलाएगा या किसी तरह बिल्ली के पास पहुंच जाएगा। पिछली रात उसके 2 खास डॉक्टरों ने इतला दी थी कि टेलीपैथिक इल्म को मिटा देने वाली दवा तैयार हो चुकी है और पूछा था कि इस दवा को किस तरह आजमाया जाएगा। पोरस ने डॉक्टरों से कहा था कि वो हिंदुस्तान आएगा, फिर वहां यह तय करेगा कि वो दवा पहले किस पर आजमाई जाए। और वो ये तय कर चुका था कि पारस बिल्ली के मामले में जज्बाती होकर उसे हासिल करने के लिए ढूंढता हुआ उसके पास पहुंचेगा तो पहली दवा उसी पर स्प्रे की जाएगी। पारस और पोरस में कुछ तो फर्क होना चाहिए। दोनों जहानत में, ताकत में, चालबाजियों में एक दूसरे के जोड़ का तोड़ थे। किसी एक की सलाहियतों में कुछ कमी होनी चाहिए थी। अगर वो नई दवा पारस पर स्प्रे कर दी जाती और वो टेलीपैथी से महरूम हो जाता तो पोरस के मुकाबले में कमतर हो जाता। इस मरहले पर पोरस ने पारस को समझने में गलती की। उसके ख्याल के मुताबिक पारस को गैरत में आकर बिली डोना के लिए सर धड़ की बाजी लगाना थी। वो उसकी महबूबा थी। भारतीय फिल्मों की तरह हीरो अपनी महबूबा के घर में घुसकर उसे उठाकर ले जाने वाला था। ऐसे वक्त भारत से आने वाली वो दवा उस पर स्प्रे की जा सकती थी। लेकिन पारस नाम का वो हीरो बड़ा बेगैरत निकला। अपनी हीरोइन को रकीब के हवाले करके कहीं चैन की बंसरी बजा रहा होगा। पोरस ने अपने दिमाग में बिली डोना की आवाज़ सुनी। पोरस, मैं हूँ तुम्हारी बिली डोना। मैं अभी पारस के पास गई थी। पोरस ने पूछा, उससे क्या बातें हुई? बातें क्या होंगी? वो तुम्हारे मुकाबले में खुद को कमतर समझ रहा है, खुद को मेरे काबिल भी नहीं समझ रहा है। मुख्तसर ये कि वो मुझसे दस्तबरदार हो चुका है। पोरस ने उसे समझाया, मैं तुम्हें चाहता हूँ लेकिन ये नहीं चाहता कि पारस तुम्हारा दोस्त ना रहे। वो हमारे बहुत काम आ सकता है, उसे दोस्त बनाकर रखना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम उसकी महबूबा ना रहो तो दोस्त भी ना रहो। तुमने पहले ये बात क्यों ना समझाई? मैं तो उसके तेवर बदल कर नफरत से बातें कर रही थी, तुम्हारे मुकाबले में उसे शर्मिंदा कर रही थी। तुम्हें इतनी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। बहरहाल बिगड़ी हुई बात बनाई जा सकती है। उससे फिर राब्ता करो। जो रवैया इख्तियार किया था उसके लिए मुआफ़ी मांग लो। उसे यकीन दिलाओ कि तुम हमेशा उसकी दोस्त बनकर होगी, बल्कि उसे कहीं मुलाकात का वक्त मुकर्रर कर लो। वो बहुत चालाक है। तुम मेरी तरफ माइल हो ये सोचकर तुमसे नहीं मिलेगा कि तुम उसे फांसने के लिए बुला रही हो, फिर तो उसे राब्ता करना ही फजूल है। नहीं, राब्ता ज़रूर करो, पहले जैसी दोस्ती बहाल करो। मैं अक्सर ऐसी जगह ज़रूर कामयाब होता हूँ जहाँ नाकामी के इम्कानात हुआ करते हैं। वो उसके मशवरे के मुताबिक दूसरी बार पारस के दिमाग में गई तो देखा वो एक कुर्सी पर खड़ा हुआ था
और छत से लटकती एक रस्सी का फंदा बनाकर अपनी गर्दन में डाल रहा था। बिल्ली ने पोरस के पास आकर कहा, फौरन मेरे दिमाग में आओ और देखो पारस क्या कर रहा है। पोरस ने भी बिल्ली के साथ देखा। उसके ख्यालात पड़े। वो सोच रहा था, मैं जी के क्या करूंगा जब दिल ही टूट गया। बिल्ली मेरी आखिरी मोहब्बत थी। इस आखिरी मोहब्बत ने पोरस के मुकाबले में मुझे जलील किया है। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। क्या ही अच्छा होता कि फांसी के बाद भी कोई मेरा मुंह ना देखता। बिल्ली ने कहा, पारस ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ, मैं दोस्ती करने आई हूँ, हम दोनों हमेशा अच्छे दोस्त बन करेंगे। नहीं, कभी नहीं। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि दोस्ती मुझसे करो और बिस्तर पोरस के लिए बिछाओ। मैं बेगैरत नहीं हूँ। पोरस को यकीन नहीं आ रहा था कि वो वाकई खुदकुशी कर लेगा। पारस ने आखिरी मुकालमा अदा किया, मैं राजी खुशी इस दुनिया से जा रहा हूँ। मेरी वो तमाम महबूबाएं फूलों के हार लिए मेरा इंतजार कर रही होंगी जो मुझसे पहले ऊपर पहुंच चुकी हैं। ये कहते ही उसने उस कुर्सी को लात मारी जिस पर खड़ा हुआ था। कुर्सी दूर जाकर गिरी। इसके साथ ही उसकी गर्दन फंदे से लटक कर रह गई। यकलख्त सांस उखड़ गई। जब सांस ना रहे तो आदमी नहीं रहता, आदमी न रहे तो दिमाग नहीं रहता, और दिमाग ना रहे तो टेलीपैथी जानने वाले वापस हो जाते हैं। वो दोनों अपनी अपनी जगह हाजिर हो गए। फिर पोरस ने कहा, नहीं, वो बड़ा चालबाज है, उसने सांस रोककर हमें भगा दिया है। उन दोनों ने फिर ख्यालख्वानी की परवाज़ की, लेकिन भटक कर वापस आ गए। ख्यालख्वानी करने वालों को मरने वालों के मुर्दा दिमाग में जगह नहीं मिलती। इस दुनिया में पारस कहीं भी जिंदा छुपा होता तो ख्यालख्वानी की लहरें उसके अंदर पहुंच जाती। बिल्ली और पोरस बार बार उसके लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर जिंदा पारस के जिंदा दिमाग को तलाश करते रहे, लेकिन वो ना मिला। यह साबित हो गया कि वो गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर चुका है। बिल्ली ने कहा, पोरस ये क्या हो गया। वो अहमक तो हमारी तवक्को से ज्यादा गैरतमंद निकला। मेरी बेवफाई बर्दाश्त न कर सका और तुम्हारे मुकाबले में कमतर होकर मुंह छुपाकर दुनिया से चला गया। पोरस ने कहा, मैं चाहता था वो हमेशा मुझसे कमतर रहे, लेकिन ये नहीं चाहता था कि मर जाए। वैसे उसने मरकर बुजदिली दिखाकर यह साबित कर दिया है कि मेरे मुकाबले में खड़ा रहने के भी काबिल नहीं था। ताज्जुब है कि उसकी चालबाजियों और मक्कारियों का जखीरा खत्म हो चुका था। बिल्ली ने ख्यालख्वानी के जरिए मुझे मुखातिब करके कहा, आपके लिए बहुत बुरी खबर है, पारस ने खुदकुशी कर लिया। मैंने कहा, मेरा बेटा इतना बुजदिल नहीं है कि खुदकुशी करे। आप यकीन नहीं कर रहे हैं तो टेलीपैथी के जरिए मालूम कर लें। मैंने ख्यालख्वानी की परवाज़ की। पारस की पहली आवाज़ और लबो लहजा मिट चुका था, इसलिए मुझे उसका दिमाग नहीं मिला, लेकिन मैं जानता था कि जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी ने उसके दिमाग को अजूबा बना दिया है। वो अपने ज़हन में जब कोई दूसरा लबो लहजा नक्श कर लेता है तो पहले वाला लबो लहजा उसके दिमाग से मिट जाता है। फिर जो भी उससे दिमागी राब्ता करता है उसे पारस का दिमाग नहीं मिलता। यही साबित होता है कि उसका दिमाग मुर्दा हो चुका है। मैंने दूसरे लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर राब्ता किया तो उसने पूछा, हेलो पापा, क्या मेरे वफात पाने की खबर मिल चुकी है। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारी मामा, मम्मा और अली वगैरह को बता दूंगा कि तुम कोई ड्रामा प्ले कर रहे हो। मैंने गमजदा होकर बिल्ली डोना से कहा, तुम दुरुस्त कह रही थी, उसका दिमाग मुर्दा हो चुका है। अब मेरे प्यारे बेटे से कभी राब्ता नहीं होगा। मुझे वो जगह बताओ जहाँ उसने खुदकुशी की है। बिल्ली ने कहा, हम नहीं जानते वो कौन सी जगह थी। पारस ने हमें ये नहीं बताया कि वो किस मुल्क, किस शहर और किस मकान में था। मैंने कहा, आह, अब तो सारी दुनिया के शहरों और मकानों में ढूंढना होगा। पता नहीं इस दुनिया के कितने मकानों में कितने जवान फंदे से लटक रहे होंगे। अगर पारस ने पड़ोसियों और मोहल्लेदारों को अपना असली नाम और पता नहीं बताया होगा तो फिर वो लावारिस के तौर पर दफनाया जाएगा। हमें उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। मुझे बेटे की खातिर थोड़ा बहुत ड्रामा करना पड़ा। फिर मैं बिल्ली के पास से चलाया। पोरस ने बड़ी कामयाबियां हासिल की थीं। उसने तमाम टेलीपैथी जानने वालों से बिल्ली को निजात दिलाने के लिए 4 दिनों के बाद ऐसे वक्त उस पर तनवीमी अमल किया था जब कोई दुश्मन उसके दिमाग में नहीं था, लेकिन दोस्त था। पारस इब्तदा से पोरस की स्टडी कर रहा था। ये देखता और समझता आ रहा था कि पोरस मुझसे और मेरी फैमिली से क्यों कतरा रहा है। फिर वो बिल्ली डोना के जरिए एहसान करने की इब्तदा क्यों कर रहा है। पारस ने भी एहसान के बदले एहसान किया, लेकिन एक दूसरे के साथ एहसानात के पीछे दूसरा खेल था। पोरस इस तरह बिल्ली डोना के जरिए पारस से इतने फासले पर पहुंचना चाहता था कि उस पर एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे कर सके और पहले ही हमले में उसे बेदस्तो पा बना दे। सोनिया के साय में परवरिश पाने वाला मक्कार ज़माना पारस समझ रहा था कि पोरस बहुत घुमा फिरा कर उसे अपनी लपेट में लेने वाला है और इसके लिए वो बिल्ली डोना को जरिया बना रहा है। इसलिए वो 4 दिनों तक थोड़े थोड़े वक्फे से बिल्ली के अंदर जाता रहा था और उसे कोमा की हालत में देखता रहा था। चौथा दिन गुजरने के बाद रात को पारस ने देखा पोरस बिल्ली को कोमा से नॉर्मल हालत में ले आया था। फिर वो जिस मक्कारी से उस पर अमल कर रहा था, उस तनवीमी अमल की कोई बात पारस से छुपी नहीं रही। पोरस ने बिल्ली के दिमाग में राजदारी से आने के लिए एक नई आवाज़ और लबो लहजा उसके जहन में नक्श किया था। पारस ने उस लबो लहजे को याद कर लिया। बिल्ली नहीं जानती थी कि पोरस किस तरह राजदारी से उसके अंदर आया करेगा और पोरस नहीं जानता था कि पारस उसी के तरीक़ेकार के मुताबिक बिल्ली के अंदर पहुंचता रहेगा। पारस और पोरस की यह पहली बाजी थी। पोरस को यह गुमान था कि उसने बाजी जीत ली है, जबकि पारस ने उसे फतहमंदी के सब्ज बाग में पहुंचा दिया था। फहमी ऐसे वक्त लापता हुई थी
जब आमना मुझे उस तिलिस्मी कमरे से बाहर निकालने आई थी। ऐसे वक्त अली, पारस, सुल्तान और सलमान वगैरह के साथ फहमी भी मेरे दिमाग में थी। वो सब मेरे लिए परेशान थे और देख रहे थे कि आमना मुझे किस तरह उस कमरे से निकाल कर कहाँ पहुँचाने वाली है। आमना और फहमी लाहौर वाली एक कोठी में थी। उस कोठी का एक कमरा आमना की इबादत के लिए मखसूस था। वह मुराकबे में जाने से पहले कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती थी। फहमी दूसरे कमरे में थी और ख्याल ख्वानी के जरिए देख रही थी कि आमना रूहानी कुव्वत के जरिए मेरे पास तिलिस्मी कमरे के अंदर पहुंची हुई है। मैं एक नौरानी सरापा को देख रहा था। वह सरापा जैसे ही बंद दरवाजे के पीछे गया, वो दरवाज़ा एक धमाके से टुकड़े टुकड़े हो गया था और मैं उस तिलिस्मी कमरे से बाहर निकल आया। ऐसे ही वक्त फहमी ने अपने कमरे में एक अजीब सी बू महसूस की। फिर इससे पहले कि वो संभलती और ख्याल ख्वानी के जरिए अली को खतरे से आगाह करती, वो चकरा कर गिर पड़ी। इसके बाद वो उठ ना सकी, बेहोश हो गई। अली यही समझ रहा था कि फहमी भी उसकी तरह मेरे दिमाग में है और एक बस्ती के रेस्ट हाउस में पहुंचने और स्टोन हार्ट को जख्मी करने का तमाशा देख रही है। जब मैं बस्ती की एक गाड़ी में बैठकर इस्फहान की तरफ जाने लगा, तब अली ने मेरे दिमाग से निकलकर फहमी को मुखातिब किया। उस वक्त ख्याल ख्वानी की लहरों ने बताया कि फहमी का दिमाग बेहिस है, यानी कि बेहोश है। उसने फ़ौरन ही आमना को मुखातिब किया, मामा फहमी बेहोश हो गई है, आप उसके कमरे में जाएं। आमना फ़ौरन ही उठकर दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से चलती हुई उसके कमरे में पहुंची। होने वाली बहू वहाँ नहीं थी, कोठी के किसी हिस्से में नहीं थी। उसे अगवा कर लिया गया था। वो दौड़ती हुई अपने कमरे में आई, दरवाजे को अंदर से बंद किया। फिर इबादत की जगह दोजानू बैठकर सर झुकाकर उसने आंखें बंद की और तबरेज़ी साहब को याद किया। उन्होंने कहा, आमना मैंने तुम्हें समझाया था कि दुनिया के मसाइल में ना उलझो। तुमने उस काला अमल जानने वाली हमजाद बनने वाली के एक जादू का तोड़ किया। उसने इंतकामन फहमी को अगवा किया है। इस दुनिया में अजल से क्या हो रहा है? कोई किसी से कुछ छीन रहा है, कोई किसी से कुछ झपट रहा है, और जब तक ये दुनिया है तब तक यही होता रहेगा। ये कुदरत का कानून है कि वो इंसानों के मसाइल बैठे बिठाए हल नहीं करती। इंसान अपने अमल और जिहाद से मसाइल हल करता है। जो नहीं करता वो मोहताज बनकर रह जाता है, दूसरों का सहारा ढूंढता है। तुम्हारा मजाजी खुदा फरहाद अली तैमूर क्या मोहताज था? क्या वो पहले कभी किसी का सहारा ढूंढता था? नहीं, वो शेर काले जादू से और शैतानी कुव्वतों से तन्हा टकरा कर उन्हें पाश पाश कर देता था। जब से तुमने रूहानी कुव्वतें हासिल की हैं, तब से वो इंसानी कुव्वतों से लड़ता है, लेकिन शैतानी कुव्वतों के मुकाबले में तुम्हें पुकारता है। आमना ने कहा, मैं शर्मिंदा हूँ, वो मेरे मजाजी खुदा हैं। मैं उन्हें मुसीबत में देखकर बेख्तियार उन्हें तिलिस्मी कमरे से निकालने चली गई थी। आइंदा आपकी इजाज़त के बगैर कभी रूहानी कुव्वतों का इस्तेमाल नहीं करूँगी। बाज़ औक़ात इंसान शैतानी चक्रों में फंस कर बहुत मजबूर हो जाता है। अपनी तमाम सलाहियतों और कुव्वतों के बावजूद उन चक्रों से निकल नहीं पाता। ऐसा बुरा वक्त आए तो हम अपनों के काम ज़रूर आएंगे। फ़िलहाल फहमी की फ़िक्र न करो, इबादत में मसरूफ़ रहो। अली ने उसे मुखातिब किया, मामा क्या फ़हमी होश में आ रही है? बेटे, फ़हमी यहाँ नहीं है, किसी ने उसे अगवा किया है। ये आप क्या कह रही हैं? आप तो रूहानियत के ज़रिए मालूम कर सकती हैं। बेटे, वही हमजाद इंतकामन ऐसा कर रही है। इससे ज़्यादा मैं ना कुछ बता सकूँगी और ना ही इस सिलसिले में तुम्हारे काम आ सकूँगी। अब मैं इबादत में मसरूफ़ रहूँगी, मुझे मुखातिब न करना। अली ने मेरे पास आकर बताया कि फ़हमी को अगवा किया गया है और आमना पता नहीं कब तक हमारी मामलात से दूर रहेगी। वो इबादत में मसरूफ़ हो गई है। हम सब उस इबादत और रियाजत को समझते थे और अब ये भी समझ में आ गया था कि हमजाद के शैतानी हमलों से हमें खुद ही बचना और उससे अपने तौर पर निमटना होगा। मैंने सोनिया को फ़हमी के अगवा होने के बारे में बताया। वो बोली, ये नई मुसीबत हमारे पीछे पड़ गई है। ये स्टोन हार्ट की मुहाफिज बनी हुई है। इससे साफ ज़ाहिर है कि वो नामालूम बला अमेरिका के मुफाद में काम कर रही है। मैंने कहा, उसकी हरकतों से उसके अज़ाइम का पता चल रहा है। अमेरिकी टेलीपैथी जानने वाले स्टोन हार्ट के साथ उस नामालूम बला को हम पर हमले करने और स्टोन हार्ट को हमारे हमलों से बचाने के लिए भेजा गया है। मैं तो स्टोन हार्ट का पीछा नहीं छोड़ूंगी। उसे तलाश किया जा रहा है, सुबह तक ज़रूर मेरे शिकंजे में होगा। मैं उस नामालूम बला से फ़हमी के सिलसिले में अभी बात करूंगा। अली ने पूछा, पापा आप उस बला से रब्ता कैसे करेंगे? मैंने अली से कहा, मैं शीनी के पास जा रहा हूँ, तुम भी आओ। मैं शीनी के ख्वाबीदा दिमाग में पहुँच बोला, शीनी तुमने एक बार अपने बाप से कहा था कि तुम्हारी हमजाद टेलीपैथी नहीं जानती है। वो सचमुच हमजाद है। तुम टेलीपैथी नहीं जानती हो, लेकिन जब चाहो हमजाद को आवाज़ देकर बुला सकती हो। प्लीज़ अभी उसे बुलाओ। नींद की हालत में उसके होंठ हिलने लगे। वो बोलने लगी, है मेरी हमजाद, तुम कहाँ हो, मेरे पास आओ। चंद सेकंड के बाद ही शीनी के दिमाग में हमजाद की आवाज़ सुनाई दी, क्या बात है शीनी, मुझे क्यों याद कर रही हो, और वो भी नींद की हालत में? शीनी ने कहा, मैंने जिस हस्ती को बाप बनाकर अपने घर में रखा है उसने फरमाइश की है कि मैं तुम्हें बुलाऊं। अच्छा, तो फरहाद अली तैमूर अभी तुम्हारे दिमाग में है? मैंने कहा, हाँ मैं मौजूद हूँ। तुमसे पूछ रहा हूँ कि हमसे ख्वामखा दुश्मनी क्यों कर रही हो? स्टोन हार्ट मेरा अलहकार है, तुम उससे दुश्मनी ना करो, मैं तुमसे दुश्मनी ना करूँगी। इसका मतलब है तुम अमेरिका के लिए काम कर रही हो। ईरान से तुम्हारी क्या दुश्मनी है?
मैंने तो तुमसे ये नहीं पूछा कि ईरान के लिए क्यों काम कर रहे हो और अमेरिका से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। फहमी कहाँ है? मेरे पास बतौर यरगमाल है। स्टोन हार्ट को कोई नुकसान पहुंचेगा तो फहमी जिंदा वापस नहीं मिलेगी। ये बात अपनी चहेती सोनिया को समझा दो कि वो स्टोन हार्ट की तलाश से बाज आ जाए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बहुत मसरूफ़ हूँ, जा रही हूँ। वो शीनी के दिमाग से चली गई। मैंने सोनिया के पास आकर उस बला से होने वाली गुफ्तगू सुनाई। वो बोली, मेरे लोग स्टोन हार्ट को ज़रूर तलाश करेंगे लेकिन गिरफ्तार नहीं करेंगे। पहले फहमी का सुराग लगाएंगे, वो मिल जाएगी तो फिर स्टोन हार्ट की गर्दन दबोच लेंगे। वो हमजाद शीनी के दिमाग से ये कहकर चली गई थी कि बहुत मसरूफ़ है। उसकी मसरूफियत स्टोन हार्ट के सिलसिले में थी। मैंने उसे रेस्ट हाउस में ज़ख्मी किया था। उसकी एक टांग में और एक बाजू में गोली मारी थी। बाद में पता चला कि हैरत अंगेज़ तौर पर ज़ख्म भर गए हैं और वो सुराग रसानों और पुलिस वालों के आने से पहले रेस्ट हाउस छोड़कर चला गया है। काली जादू का असर देर पा नहीं होता। जादू आर्जी तौर पर असर करता है, फिर उसका असर ज़ायल होने लगता है। हमजाद ने काले अमल से जो ज़ख्म भरे थे वो फिर खुलने लगे। उन ज़ख्मों से खून रिसने लगा। उस वक्त तक वो एक अस्पताल में पहुंच चुका था। हमजाद ने उस अस्पताल के इंचार्ज के दिमाग पर कब्जा जमा लिया था। इंचार्ज ने डॉक्टर को और अस्पताल के मुलाजमीन को हुक्म दिया था कि वो इस जख्मी के सिलसिले में पुलिस को इतला ना दें। वहाँ उसकी मरहम पट्टी हो गई। उसे तकलीफ से निजात मिली। ज़रा आराम आया तो उसने हमजाद से कहा, मुझे नींद आ रही है लेकिन खौफ से सो नहीं सकता। नींद में भी धड़का लगा रहेगा कि सोनिया उस अस्पताल में भी पहुंच जाएगी। मैंने सोनिया और फरहाद की एक कमज़ोरी अपने हाथ में ले ली है। उसकी होने वाली बहू को कैदी बना लिया है और ये धमकी दी है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे तो उनकी बहू उन्हें वापस नहीं मिलेगी। उनकी होने वाली बहू को कैदी बनाया है और ये धमकी दी है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे तो उनकी बहू उन्हें जिंदा वापस नहीं मिलेगी। तुम बहुत बाकमाल हो, हर मुश्किल में काम आ रही हो। मैं तो तुम्हारा गुलाम बन गया हूँ। वो तुम्हें स्टोन हार्ट की हैसियत से पहचान नहीं सकेंगे। मैंने एक अमल से तुम्हारा चेहरा बदल दिया है। मैं रेस्ट हाउस में मेकअप के जरिए अपनी सूरत बदलने वाला था। उस वक्त तुमने मेरी सूरत क्यों नहीं तब्दील की? उस वक्त मैं दूसरी जगह मसरूफ़ थी। बहरहाल इत्मीनान रखो कि सोनिया और फरहाद तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं जब से ईरान आया हूँ तुम हर मुसीबत के वक्त मेरे लिए ढाल बनती आ रही हो। मैं समझ गया हूँ कि तुम भी मेरी तरह अमरीकी हो, इसलिए मेरी मदद करी हो। खुद को कब तक हमजाद कहती रहोगी? क्या मुझे अपना नाम नहीं बताओगी? तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि मैं शीनी की हमजाद हूँ। इससे ज़्यादा कुछ मालूम कर सको तो कर लो। वो उस तिलिस्म खाने में आई जहाँ फहमी को कैद किया था। फहमी होश में आ गई थी, उठकर बिस्तर पर बैठ गई और इस कमरे को देख रही थी। इस कमरे के दरो दीवार, वहाँ की छत और फर्श सब शीशे के थे। शीशे के आर पार बाहर का मंजर दिखाई दे रहा था। चारों तरफ लाहौर के शाही किले का मंजर था। चूंकि रात थी इसलिए किले में वीरानी और सन्नाटा था। वह हैरानी से सोचने लगी, शाही किले में ऐसा शीशे का कमरा कहीं नहीं है, फिर ये कमरा कहाँ से आ गया है और वह इस कमरे के अंदर कैसे पहुंच गई है? फिर उसकी अकल ने समझाया, ये वही शैतानी चक्कर है जिसमें पापा को फांसा गया था। मामा ने उन्हें इस तिलिस्मी कमरे से निकाल दिया था। उस हमजाद ने इंतकामन मुझे धोखे से यहाँ पहुँचा दिया है। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, अली के पास पहुँचना चाहा लेकिन सोच की लहरें वापस आ गईं। उसने दूसरी बार आमना को मुखातिब करना चाहा, फिर उसी तरह नाकामी हुई। तब उसे हमजाद की आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारा दिमागी राब्ता सिर्फ मुझसे हो सकता है। किसी दूसरे के दिमाग में जाना चाहोगी तो तुम्हारी ख्याल ख्वानी की लहरें शीशे की दीवारों से टकरा कर वापस आ जाया करेंगी। तुमने ये देखा था कि मामा ने किस तरह पापा को तुम्हारे तिलिस्मी कमरे से निकाला? वो मुझे भी यहाँ से ले जाएंगी। तुम ये बचकाना हरकतें क्यों कर रही हो? बचकाना हरकत पहले की थी, मुझसे गलती हो गई थी। फरहाद को भी शीशे की चार दीवारी में रखती तो उसकी सोच की लहरें भी आमना तक पहुँच ना पाती और उसे मालूम ना होता कि फरहाद कहाँ फंसा हुआ है। वो चारों तरफ घूम कर देखते हुए बोली, ताज्जुब है तुम इस शीशे की दीवार से बाहर हो और तुम्हारी सोच की लहरें मेरे दिमाग में आ रही हैं। ये मेरा कमाल है। मैं कह चुकी हूँ कि सिर्फ मैं ही तुमसे दिमागी राब्ता कर सकती हूँ। दूसरी सोच की लहरें कभी शीशे के आर पार नहीं आ सकेंगी। अली और उसके वालिदैन और बाबा साहब के दायरे के तमाम बुजुर्ग कहते हैं मैं जहानत में बेमिसाल हूँ। इसी जहानत के बायस मुझे फरहाद अली तैमूर की बहू बनने का शरफ हासिल होने वाला है। तुम अपने मुंह से अपनी तारीफ़ें क्यों कर रही हो? मैं मियाँ मिट्ठू क्यों बन रही हूँ ये तुम्हें समझाती हूँ, लो सुनो। ये कहते उसने अचानक ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर अली के दिमाग में पहुँचते ही बोली, लाहौर के शाही किले में नादीदा तिलिस्मी शीशे का घर है तुम्हारी फहमी। हमजाद गुस्से से बोली, ये क्या बकवास कर रही है? मैं तुझे ख्याल ख्वानी करने नहीं दूंगी। मैं खुद नहीं करूंगी। तुमने मेरे दिमाग में आकर बहुत बड़ी गलती की। क्या मैं इतना नहीं समझ सकती कि तुम्हारी सोच की लहरें भी शीशे की दीवारों से टकरा सकती हैं? तुमने इस चार दीवारी में कोई ऐसा चोर दरवाज़ा या सुराख रखा है जिसे खोलकर मेरे दिमाग में आई हो और वापस जाते उस सुराख को बंद कर दोगी? उससे पहले ही मैंने अपने अली तक पैगाम पहुंचा दिया। जलील कमीनी, अपनी जहानत की तारीफ़ें करके मुझे उलझा रही थी। आइंदा मैं नहीं आऊँगी। तुझे अपने यार से रब्ता करने का मौका नहीं दूंगी। ठहरो, ये सुनती जाओ कि कल सुबह तक मुझे यहाँ से रिहाई मिल जाएगी। ये तेरी खुशफहमी है।
तेरा यार यहाँ आएगा तो उसे ये शीशे का घर नजर नहीं आएगा। मैंने अभी जहानत का एक नमूना दिखाया था, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि काला जादू जहानत से बढ़कर नहीं है। कल अली तुम्हें समझा देगा, मैं देखूंगी कि वो क्या कर सकता है। उसकी भी शामत आ गई है। फहमी खला में तकते हुए बोली, हाँ अच्छा, अब तुम जा रहे हो? अब इसे बातों में ना उलझाओ। अच्छा, खुदा हाफिज। हमजाद चीख कर बोली, क्या वो तुम्हारे दिमाग में पहुंचा हुआ था? हाँ, तुमने मुझे ख्याल ख्वानी से रोक दिया था, मगर ये भूल गई कि वो मेरे अंदर आकर तुम्हारी बातें सुन रहे और इस तिलिस्म खाने का जोग्राफिया मालूम कर रहे। वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर फहमी के दिमाग से चली गई। ये बात अकल में आने वाली थी कि हमजाद ने अपनी सोच की लहरों के लिए कोई चोर रास्ता बनाया होगा, या शीशे की दीवार में काले अमल से सुराख करके आई होगी और वापस जाते वक्त उसी सुराख को बंद कर दिया होगा। बहरहाल फहमी ने भरपूर जहानत का सबूत दिया था। आश्रम के तह खाने में भी वैसा ही शीशे का एक कमरा था जिसके फर्श पर सांप बिच्छू रेंगते रहते थे। कमरे के वस्त में एक ऊंचा सा चबूतरा था जिस पर स्वामी तिलक राम भाटिया की बूढ़ी दादी पालती मारे बैठी हुई थी। उसकी उम्र तकरीबन 150 बरस थी। उसके चेहरे और जिस्म की जिल्द जगह जगह से इस तरह फटी हुई थी जैसे दीवारों पर दरारें पड़ गई हों। वो आंखें बंद किए सांस रोके बैठी हुई थी। स्वामी जी ने शीतारों को बताया था कि उसकी दादी माँ आत्मा शक्ति के जरिए अपने जिस्म को रूह से खाली कर चुकी हैं और अपनी रूह को किसी दूसरी जगह पहुंचा रही हैं। इस वक्त शीशे के कमरे में दादी माँ का खाली जिस्म था, रूह के बगैर खोखला था। शीतारो और स्वामी जी इस तय खाने से चले गए थे। उनके जाने के कई घंटे बाद बूढ़ी औरत हौले हौले सांस लेने लगी। फिर उसने आंखें खोल दी। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थी। वो गुस्से से सोच रही थी, मैं 150 बरस से जिंदा हूँ। मैंने इस दुनिया में 1.5 सदी गुजार दी है और इस कल की छोकरी ने अपनी जहानत से मुझे कमतर बनाया है। उसका यार भी कुछ कम मक्कार नहीं है। वो मुझे बातों में उलझाती रही और उसका यार उसके दिमाग में आकर मेरी बातें सुनता रहा। उसने शीशे की दीवार के पार देख लिया है और ये समझ लिया है कि वो तिलिस्म खाना शाही किले के किस हिस्से में है। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि उस तिलिस्म खाने को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करूं। काले जादू की एक हद होती है, मैं उस हद से आगे नहीं जा सकूंगी। 1.5 सदी या उससे भी ज़्यादा ज़िंदगी गुजारने का ये मतलब नहीं होता कि ज़्यादा से ज़्यादा तजुर्बात और ज़्यादा से ज़्यादा अक्ल भी हासिल हो जाए। अक्ल तो खुदा देता है और अगर कम देता है तो इसकी कमी इल्म हासिल करके पूरी की जाती है। फहमी के पास खुदादाद जहानत थी। इस जहानत को बाबा साहब के दायरे में इस तरह चमकाया गया था कि 150 बरस में भी वो दादी माँ अपनी जहानत को इतनी खूबियों से नहीं चमका पाई थी। 150 बरस कुछ कम नहीं होते। वो बैलगाड़ी, मोटर कार, रेलगाड़ी और हवाई जहाज से लेकर रॉकेट तक का दौर अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन रॉकेट से भी आगे जाने वाली जहानत को समझ नहीं पाई थी। उसने दूसरे तमाम दुश्मनों की तरह मेरे बारे में और मेरी फैमिली के तमाम अफराद के बारे में भरपूर मालूमात हासिल की थी। दूसरे तमाम दुश्मन तो हमारी फाइलें पढ़ते रहे थे और वीडियो फिल्मों के जरिए हमारी हरकत व सकनात का मुशाहिदा करते थे। उनके बरक्स वो औरत अपने जिस्म से अपनी रूह को खारिज करके उसे हमारी तरफ भेजा करती थी और अपनी आत्मा शक्ति के जरिए हमारी कारकर्दगी और कारनामे देखा करती थी। गोया वो दूसरों के मुकाबले में करीब से करीब तरह कर हमारे मुतालिक सबसे ज़्यादा मालूमात हासिल करती थी और ये अच्छी तरह समझ चुकी थी कि वह अपनी महदूद जहानत से, टेलीपैथी की सलाहियतों से, अपनी भक्ति, पूजा और ज्ञान ध्यान की तमाम तर सलाहियतों के जरिए भी शायद हम पर गालिब नहीं आ सकेगी। जिस तरह इबादत और रियाजत के जरिए रूहानियत को समझना एक ईमानी अमल है, उसी तरह ज्ञान ध्यान के जरिए आत्मा का ज्ञान हासिल करना धर्म करम की बात है। धर्म में कभी नापाकी और काले जादू की इजाज़त नहीं होती, लेकिन इस बुढ़िया की अकल ने उसे समझाया कि आत्मा शक्ति के अलावा काले जादू में भी महारत हासिल कर लेगी तो मुझ पर और मेरी तमाम फैमिली पर गालिब आ सकेगी। इस तरह उसने आत्मा शक्ति की पाकीज़गी में काले जादू की नापाकी और गलाजत शामिल कर ली। जहाँ भगवान होता है वहाँ शैतान नहीं हो सकता, लेकिन उसने शैतान का भी सहारा लेकर खुद को बहुत बड़ी शक्ति मान लिया था। बेशक उसने बेइंतहा आत्मा शक्ति हासिल की थी और उसके साथ काले जादू की भयानक शक्ति भी थी, लेकिन अकल इसी हद तक थी जितनी नसीब में लिखी थी। वो शायद कभी अपनी जहानत को कमतर ना समझती, लेकिन फहमी ने उसे समझने पर मजबूर कर दिया। फहमी को देखकर इस 150 बरस पुरानी और बूढ़ी औरत को अपनी जवानी याद आ गई थी। वो भी फहमी की तरह हसीन थी। उसका नाम नीलमा था। उसने अपनी जवानी में बड़े बड़े तजुर्बात किए थे। वो गुमराह भी होती रही थी और तरह तरह के हलूम भी हासिल करती रही थी। फिर एक बहुत बड़े जोगी ने उसकी रहनुमाई की थी। उसे इबादत, रियाजत और ज्ञान हासिल करने की राह पर लगा दिया था। जोगी ने उसे कहा था कि वो जितनी ज़्यादा आत्मा शक्ति हासिल करेगी उतनी ही ज़्यादा उम्र हासिल करती रहेगी। इस शक्ति के जरिए आत्मा हमेशा उसके इख्तियार में रहेगी। यह उसकी लगन और मेहनत का नतीजा था कि उसने आत्मा को अपने ताबे कर लिया और हैरत अंगेज तौर पर इतनी तवील ज़िंदगी हासिल कर ली थी। 150 बरस में यह पहला मौका था कि फहमी ने उसे कमतर होने का एक जहनी झटका दिया था और उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि मेरी होने वाली बहू को जेर करने के लिए तरीक़ेकार बदलना होगा। हम ईरान में थे। इतने सारे वाक़यात एक रात में हो रहे थे। अमेरिका में अभी रात नहीं हुई थी। स्वामी तिलक राम भाटिया आश्रम के एक एयर कंडीशन कमरे में शीतारा के साथ बैठा हुआ था।
स्वामी अचानक उठकर खड़ा हो गया। कमरे में नीलिमा दाखिल हो रही थी। शीतारा ने चौंक कर उसे देखा, फिर वो उठकर खड़ी हो गई। दोनों ने हाथ जोड़कर अपने सर झुकाए। फिर स्वामी ने कहा, दादी माँ, आपने क्यों यहाँ आने का कष्ट किया है? आप हुक्म देती मैं हाजिर हो जाता, या आप मेरे दिमाग में चली आती। आप पता नहीं कब से आत्मा के बगैर खाली शरीर के साथ अपने कमरे में बैठी हुई थी। आपको आराम करना चाहिए था। वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उनकी तरफ आने लगी। उम्र के लिहाज से इतनी सूख गई थी कि चलते वक्त सूखे पत्ते की तरह लरज रही थी। वो उनके सामने एक सोफे पर आकर बैठ गई, फिर बोली, बैठ जाओ। वो दोनों कालीन पर उसके चरणों से लगकर बैठ गए। नीलिमा ने कहा, आज पहली बार फरहाद और उसकी फैमिली से टकराव हुआ है। अगरचे उनके मुकाबले में मेरा पलड़ा भारी है। मैं उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दे रही हूँ, लेकिन वो कहते कहते रुक गई। स्वामी ने पूछा, लेकिन दादी माँ, लेकिन क्या? कोई अड़चन है क्या? हाँ, जहानत के मामले में वो लोग बड़े खतरनाक हैं। दादी माँ, आप आत्मा शक्ति के जरिए अक्सर उन लोगों के पास जाती रही हैं, उनकी जहानत से भरपूर कारनामे देखती रही हैं, लेकिन अब कौन सी नई बात हो गई है? पहले मैं खामोशी और राजदारी से उन्हें देखती थी, अब अमली तौर पर उनके मुकाबले पर आई हूँ। देखने में और अमली तौर पर कुछ करने में बड़ा फ़र्क होता है। नीलिमा ने शीतारा को देखा, फिर कहा, मैं अपने पोते से ख्याल ख्वानी के जरिए बातें कर सकती थी, लेकिन यहाँ तुम्हें देखने आई हूँ। तुमने फरहाद के बेटे पारस के साथ बहुत वक्त गुजारा है। शीतारा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं दादी माँ, मैंने उसके साथ वक्त कम गुजारा है, लेकिन उसके साथ दूर की दोस्ती बरसों तक रही है। ठीक है, ख्याल ख्वानी के जरिए ही सही, लेकिन उस फैमिली के बहुत करीब रही हो। क्या वो लोग ख़तरनाक तौर पर ज़हीन नहीं है? जी दादी माँ, आप दुरुस्त फरमाती हैं। मैंने कई बार अपनी सलाहियतों से और अपनी ख़तरनाक तदाबीर से पारस पर गालिब आने की कोशिशें की हैं, लेकिन मैंने ज़िंदगी में ऐसा ज़हीन और मक्कार शख्स नहीं देखा। वो हमेशा गालिब आता रहा। नीलिमा ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे फरहाद ने अपने ख़ानदान वालों के लिए जहानत का ठेका ले रखा है। फहमी नाम की एक लड़की उस ख़ानदान में बहू बनकर जाने वाली है, वो भी बला की ज़हीन है। उसकी जहानत देखकर मैं सोच रही हूँ कि मुझे अपना तरीक़ाकार बदलना होगा, किसी नई हिकमत अमली से कोई नया जाल बिछाना होगा। स्वामी ने कहा, दादी माँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। फरहाद और उसकी फैमिली का मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। हमने अमरीकी हुकाम से वादा किया है कि ईरान में स्टोन हार्ट की इस तरह हिफाजत करेंगे कि सोनिया उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। नीलिमा ने कहा, लेकिन वहाँ अब सिर्फ सोनिया नहीं है, फरहाद भी पहुंच चुका है। उन दोनों ने मिलकर स्टोन हार्ट की बहुत बुरी हालत की है, उसे ज़ख्मी भी किया है। इन हालात में भी मैंने स्टोन हार्ट की हिफाजत और सलामती के लिए फरहाद की होने वाली बहू को यरगमाल बनाया है। नीलिमा ने उन्हें हमारे बारे में तफसीली हालात बताए। शीतारा ने कहा, जब अली फहमी के दिमाग में आकर उससे शीशे के तिलिस्म खाने को देख चुका है, तो आमना वहाँ जाकर अपनी होने वाली बहू को निकाल लाएगी। नीलिमा ने कहा, यही मेरे लिए परेशानी की बात है कि फहमी और अली अपनी जहानत और चालाकी से मेरे एक काले अमल का तोड़ कर रहे हैं। स्वामी ने कहा, अगर फहमी उस तिलिस्म खाने से रिहाई पा लेगी तो सोनिया और फरहाद स्टोन हार्ट को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमने अमरीकी हुकाम से वादा किया है, हमें उसकी हिफाजत के लिए कुछ करना होगा। बेटे तिलक राम, अब मैं ज़रा आराम करूँगी, तुम शीतारा के साथ जाओ और स्टोन हार्ट की हिफाजत करो। अगर उसका मामला ज़्यादा पेचीदा हो जाए तो मुझे बुला लेना। वो अपनी जगह से उठ गई। वो दोनों भी उठ खड़े हुए, उसे सहारा देकर उसके बेडरूम में ले आए, फिर उसे आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। फिर वो दोनों वापस उसी कमरे में आए, एक दूसरे के सामने सोफ़ों पर बैठ गए। स्वामी ने कहा, तुमने स्टोन हार्ट की आवाज़ नहीं सुनी, इसलिए मेरे दिमाग में आ जाऊँ। वो उसके दिमाग में आ गई और वो स्टोन हार्ट के दिमाग में पहुँच गया। स्वामी ने शीतारा को समझा दिया कि वो स्टोन हार्ट के दिमाग में पहुँचकर शीनी की हमजाद के लहजे में बात करे। उसने शीतारा को शीनी के अंदर पहुंचाकर उसका लब लहजा भी समझा दिया था। इस तरह जब उसने स्टोन हार्ट को मुखातिब किया तो उसने यही समझा कि हमजाद उससे बोल रही है। वो बोला, एक पुलिस अफसर 2 सिपाहियों के साथ आया था, वो अस्पताल वालों से मेरे बारे में पूछ रहा था। उसने मुझे देखा, लेकिन तुमने सूरत ऐसी बदल दी है कि वो पहचान ना सका। तुम इत्मीनान से सो जाओ, वो मुतमईन होकर गए हैं, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। फिलहाल तुम इसी अस्पताल में महफूज रहोगे। सोनिया की टेलीपैथी जाने वाले मातियत उस अफसर और 2 सिपाहियों के दिमागों में थे जो अस्पताल गए थे। उन्होंने स्टोन हार्ट से बातें की थी। मालूम हुआ था कि उसका एक बाजू और एक पैर जख्मी है, और ये जख्मी स्टोन हार्ट की पहचान थी। उन्होंने उस जख्मी के ख्यालात पढ़े तो उसके स्टोन हार्ट होने की तस्दीक हो गई। उन्होंने सोनिया को बता दिया कि वो चेहरा बदलकर एक अस्पताल में आराम फरमा रहा है। सोनिया ने उन्हें हदायत दी कि उसे ना छेड़ा जाए, उस अस्पताल के आसपास रहकर उसकी निगरानी की जाए। मुझे और अली को भी बता दिया गया कि वो किस अस्पताल में है। मैंने सोनिया से कहा, हमारी कोशिश होगी कि उनका ये मोहरा नज़रों से ओझल न होने पाए। वैसे इससे भी अहम मोहरा शीनी का बाप आगा ताबिश अली है। दुश्मन उसके ज़रिए ईरान को माली और इक्तसादी तौर पर कमज़ोर करना चाहते हैं। आगा उस तिलक राम भाटिया के दबाव में है। वो बोली, हम शीनी की हमजाद से निमट ही रहे हैं, अब स्वामी तिलक राम भाटिया से भी इस तरह निमटना होगा कि वह आगा को अमरीका के मुफाद में इस्तेमाल न कर सके। सोनिया ईरानी हुकाम को पहले ही बता चुकी थी
कि एक अमरीकी एजेंट स्वामी तिलक राम भाटिया किस तरह ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए आगा ताबिश अली को इस्तेमाल कर रहे। ये सरासर अपने मुल्क से गद्दारी थी। आगा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन सोनिया ने वहाँ के हुकाम से दरख्वास्त की थी कि आगा को ढील दी जाए ताकि उसके पीछे छुपे हुए मजीद दुश्मनों का सुराग लगाया जा सके। इस अरसे में शीरीन की हमजाद और स्टोन हार्ट दुश्मनों की हैसियत से सामने आए थे। सोनिया ने वहाँ के हुकाम से रब्ता किया, फिर कहा अब आगा ताबिश अली के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उसे बड़ी राजदारी से हिरासत में लेकर मुल्क बदर कर दिया जाए। वो अपनी बेटी के साथ किसी दूसरे मुल्क में जाकर रहेगा। एक हाकिम ने कहा वतन के गद्दार को मौत की सज़ा दी जाती है, आगा को भी सज़ाए मौत दी जाएगी। सोनिया ने कहा बेशक उसने बेटी को ताहियात ज़हीन बनाए रखने के लिए वतन से गद्दारी की है। आप अपने मुल्की कानून के मुताबिक जो चाहें सज़ा दे सकती हैं, लेकिन हमारी हिकमत अमली के मुताबिक आगा को ज़िंदा रहना चाहिए। उसे मुल्क बदर किया जाएगा तो हम अमरीकी एजेंट स्वामी तिलक राम भाटिया का रद्द-ए-अमल देखेंगे। शीतारा और स्वामी अस्पताल में स्टोन हार्ट को महफूज देखकर मुतमईन हो गए थे। वहाँ से वो दोनों आगा ताबिश अली के दिमाग में चुपके से आए और उसके ख्यालात पड़ने लगे। वहाँ ये इत्मीनान हुआ कि आगा पर किसी किस्म का शुबा नहीं किया जा रहा। वो अपनी बेटी शीनी के साथ सुबह की फ़्लाइट से लंदन जाने वाला है। स्वामी ने आगा से पूछा, आगा तुम अचानक लंदन क्यों जा रहे हो? मैंने हुक्म दिया था कि मेरी इजाज़त के बगैर ईरान से बाहर ना जाया करो। तुम जाओगे तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में माली उमूर से मुतल्लिक यहाँ के हाकिम अहम फैसले कर सकती हैं। मैं बेटी के साथ 2 दिन के लिए लंदन जा रहा हूँ। इन 2 दिनों में आला हुक्काम का इजलास नहीं होगा। मेरा ये कारोबारी दौरा मेरे लिए बहुत अहम है। शीरीन लंदन में शॉपिंग करना चाहती है। तुमसे रब्ता नहीं हो रहा था और तुम खुद भी रब्ता नहीं कर रहे थे, फिर मैं किस तरह यहाँ से जाने की इजाज़त ले सकता था? ठीक है, अगर यहाँ 2 दिनों तक इजलास नहीं होगा तो तुम जा सकते हो। तीसरे दिन ज़रूर वापस चले आना। शीतारा और स्वामी दिमागी तौर पर आश्रम के एयर कंडीशन कमरे में हाजिर हो गए। शीतारा ने कहा फरहाद की तरफ से बड़ी खामोशी है। ये पता नहीं चल रहा है कि वो और सोनिया कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। फिर अली फहमी से बेनियाज हो गया। उसे रिहाई दिलाने के लिए शीशे के तिलिस्म खाने की तरफ नहीं जा रहा है। समझ में नहीं आता वो फहमी की फ़िक्र क्यों नहीं कर रहे हैं। स्वामी ने तायद में सर हिलाकर कहा वो लोग ना बातें कर रहे हैं ना किसी तरह की हरकत कर रहे हैं। ऐसे गुम हो गए हैं जैसे उनमें से किसी का कोई वजूद ही ना हो। उनकी खामोशी भी मायने खेज और ख़तरनाक होती है। तुम पारस के साथ रह चुकी हो, ये बताओ कि वो ऐसे हालात में क्या करता है। आप यकीन नहीं करेंगे वो सो जाया करता है। ये कैसे हो सकता है? खतरात सर पर मंडला रहे हों तो उसे नींद कैसे आ जाती है? वो कहता है रात सोने के लिए होती है। जब तक आदमी नींद में रहता है हर तरह के खतरे से बेनियाज रहता है। इस वक्त ईरान और पाकिस्तान में रात है। क्या फरहाद, सोनिया और अली वगैरह सो रहे होंगे? हो सकता है सो रहे हों। ये पुरानी कहावत है कि दुश्मन को गाफिल नहीं समझना चाहिए। पारस इस कहावत से फ़ायदा उठाता है। दुश्मन गाफिल नहीं रहते, वो उन्हें अंदेशों में मुब्तला करके जगाए रखता है और खुद सोता रहता है। स्वामी ने कहा वो लोग साल साल से खतरनाक दुश्मनों से निमटते आए हैं। यानी वो खतरात से निमटने के इतने आदी हो गए हैं कि वो काम के वक्त काम करते हैं और आराम के वक्त आराम करती हैं। मेरा भी यही ख्याल है कि वो रात का बाकी हिस्सा सोकर गुजार रहे हैं, इसीलिए उनकी तरफ से इतनी खामोशी है। शीतारा ने कहा 2 या 2.5 घंटे बाद पाकिस्तान और ईरान में सुबह हो जाएगी। फिर हम देखेंगे कि वो सुबह होने के बाद क्या करते हैं। सुबह नहीं हो रही थी। उस रात इतने वाक़यात पेश आते जा रहे थे कि मैं, सोनिया, अली और फहमी मुख्तलिफ सिमतों में दुश्मनों से निमटते रहे थे। सारी रात ऐसी जद्दोजहद में गुजर रही थी कि ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। क़यामत की रात लग रही थी। और इस क़यामत की रात की सुबह कैसी होती है इसका हमें भी इंतज़ार था।